नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द अलवेला शो। जी हाँ, आज की शख्सियत के लिए मैं एक शेर गुनगुनाना चाहूंगा जो मिर्जा गालिब साहब ने बड़ा खूब कहा है कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जी हाँ, तो बिना वक्त गवाए, क्योंकि हमेशा इम्तिहान देने को विवश भी रहते हैं, आतुर भी रहते हैं, ऐसी एक शख्सियत नीरज जी सामर साहब हमारे साथ है। चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते मयूर जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जी कि आपने उदयपुर के क्षेत्र में एक लंबे संघर्ष के बाद पत्रकारिता में एक धैर्यपूर्वक कार्य करने के बाद आज आपने एक द अलबेला शो की शुरुआत की। मैं मानता हूं कि इस शो के माध्यम से शहरवासियों को, मेवाड़ वासियों को कुछ और नया दिखने को मिलेगा और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ऐसा प्रयास किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी तो नीरज जी, बिना वक्त गवाए प्रश्नों का सिलसिला चालू करते हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो ये नीरज जी ये बताएं कि भाई नीरज जी का बचपन कैसा निकला। हाँ। और नीरज जी जो है कैसे परिवार में जन्मे, क्योंकि शायद आपके जन्म के समय से ही आपके पिताजी राजनीति में काफी सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे होंगे जी। तो बचपन से ही जब बड़े हो रहे थे तब भी आपने नेताओं को घर पे आते जाते देखा, यहाँ तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे गुलाब जी, गृह मंत्री भी रहे और आपके पिताजी उनके सबसे नजदीक व्यक्तियों में उनका नाम शुमार था जी। ऐसे में बहुत से बड़े नेता आते होंगे, मंत्री भी आते थे, तो क्या मतलब बचपन से क्या नीरज जी ने उसी समय से सपना बना लिया था कि मुझे नेता बनना है, या फिर बाद में जाके ऐसी कुछ परिस्थिति बनी? मयूर जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय कुंदन लाल जी सामर मेरे दादाजी नर्सिंग कंपाउंडर के पद से रिटायर्ड हुए। हमारा पूरा परिवार मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ परिवार है। मेरे घर में मेरे फादर के पिताजी के जो बड़े भाई हैं, तीनों बड़े भाई डॉक्टर हैं जी। 2 ताई जी डॉक्टर हैं, मेरे सिस्टर डॉक्टर हैं। कुल मिला के हमारे घर में 7-8 डॉक्टर हैं, एक ब्रदर भी डॉक्टर है जी। फार्मेसी से भी चाचा जी के फार्मेसी का काम है। मेडिकल परिवार में रहे, पढ़ाई पे फोकस रहा शुरू से सभी का। जी। दादाजी ने बहुत संघर्ष करके सभी को पढ़ाने का कार्य किया जी। और उसका नतीजा था कि जिनको उन्होंने पढ़ाया उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ाया और सभी को डॉक्टर लाइन में आगे बढ़ाया। पिताजी शुरू से राष्ट्रीय संघ के एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का शुरुआत करी। जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वह विभिन्न पदों पर रहे। 1975 शायद तक 1975 में विद्या भवन के छात्र संघ के अध्यक्ष रह गए। जी, इमरजेंसी के दौर में। उससे पहले 74-75 उसके बाद विद्यार्थी परिषद का सुखाड़ा विश्वविद्यालय, उस समय उदयपुर विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसमें खूब लंबा चौड़ा काम किया, अनेक दायित्व पे रहे। उसके बाद उन्होंने 89 में जब मेरा जन्म हुआ उस समय शायद तक वह राजस्थान भारतीय जनता पार्टी उदयपुर एवं राजसमंद जिले के जिला अध्यक्ष बन गए थे। जी। फिर वह प्रदेश उपाध्यक्ष बने, फिर उन्होंने उपभोक्ता थोक भंडार उदयपुर में जो है उसके अध्यक्ष बने। सहकारिता के पर्याय कहा जाता है पापा। सहकारिता के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। बहुत मैंने उनको सहकारिता के क्षेत्र में जितना अध्ययन करते हुए देखा है, मैं भी कभी कल्पना करता हूँ कि यार इतना अध्ययन कैसे कोई, मतलब खुद लिखना, खुद पत्रक बनाना, पत्रक भेजना पूरे राजस्थान में शुरू से, आज से नहीं, बहुत लंबे समय से जी। और सहकारिता के प्रति उन्होंने खूब, क्योंकि लोग उस समय भारतीय जनता पार्टी में यूं कि भाई लेम्स के पैक्स के चुनाव की प्रक्रिया को समझाना एक बहुत टिपिकल काम था। तो उसको शुरू से उन्होंने मार्गदर्शन में, पार्टी के मार्गदर्शन में निरंतर किया। बात रही कि परिवार में हमेशा सभी कार्यकर्ताओं का घर आना जाना, क्योंकि दुगानासी रोड पे ही घर था सेंटर में सिटी के, और सभी का आना जाना निरंतर बना रहता था। तो माहौल बिल्कुल, ये बात सच है कि घर में इतने लोगों का आना जाना, चर्चाओं में भी यही चीजें चलती थी। माननीय आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का भी समय समय पे मार्गदर्शन प्राप्त होता था और सभी वरिष्ठ जितने भी उस समय के नेता थे या अभी भी जो हैं, उनका निरंतर आज भी घर पे आना जाना। और एक सबके बीच में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम इतने लंबे समय पार्टी में काम करते हैं तो हम
आपस में एक परिवार बन जाते हैं। जी वार त्योहार, तीज त्योहार, किसी के सुख में किसी के दुख में सभी का आना जाना बना रहता है। जी तो ये माहौल शुरू से देखा और धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद के जब उस समय के नगर मंत्री या उस समय के क्षेत्रीय प्रचारक जी, विभाग संगठन मंत्री जी, सब जनों का घर पे कभी त्योहार पे कभी किसी चीज में आना जाना होता था, तो मैं भी उनसे मिला करता था। जी मेरी शुरुआत भी वहीं से हुई। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले विद्यार्थी परिषद में वन भ्रमण का कार्यक्रम होता था। जी तो मुझे 2004 में आज से 21 साल पहले माउंट आबू में वन भ्रमण का कैंप लगा। उस समय यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे वीरेंद्र सिंह जी। उस समय यहाँ पे ऋषि जी बंसल जी थे, वह मुझे लेकर गए थे माउंट आबू। जी तो विद्यार्थी परिषद की जो पहली पंक्ति जिसे मैं जीवन में मेरे को लगता है कि मैं जहां से मेरा जुड़ाव हुआ विद्यार्थी परिषद में, वो जी। 2004 में था। जी और वहां से फिर धीरे धीरे करते 2010-11 से हम एक्टिव में आ गए जी और फिर आपके सामने। जी चलिए, अब 2011 तक आप आगे थे, जब 2016 पे मैं आ गया। अब तुरंत 2016 में। नीरज जी, 2016 में आप एबीवीपी के आधिकारिक प्रत्याशी थे। ये टिकट आपकी मेहनत से मिला था या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्रमोद सामर के बेटे हैं? सर्वप्रथम मुझे बहुत गर्व है कि मैं प्रमोद सामर का पुत्र हूँ, और हर पुत्र को अपने पिता पे गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद्यार्थी परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों में 2004 से ही आना जाना देखना शुरू हो गया था। जी 2010-11 में हमारे आदरणीय मिथिलेश जी गौतम भाई साहब यहाँ थे। जी मैंने उनके स्कूटर पर जाके जितने पोस्टर चिपकाए हैं वो किसी ने नहीं देखा होगा। जी आपने बताया नहीं आज तक, क्योंकि आपने पूछा नहीं है आज तक। जी राजेंद्र सिंह जी शक्तावत लड़े। मैं उस समय सिंघानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था इंजीनियरिंग, जी 2010 में। जी 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 क्योंकि 2004 के बाद चुनाव बंद हो गए थे, तो 2010 से उनके चुनाव में भी मैं यहाँ रहा। 2011 में नयन जी कटारा को टिकट मिला तो मैं नारे लगाता था, वागड़ का एक ही तारा एक सितारा नयन कटारा। जी ईचक दाना आ गया पंकज बोराना। जी फिर आए कॉमर्स कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शक्तावत को टिकट मिला। जी फिर देवेंद्र सिंह जी को मिला, और उसके बाद सोनू जी आरी के समय पे मैंने भी टिकट मांगा था, संगठन ने उनको दिया, और 2016 में मुझे दिया। जी 2012 में एक आंदोलन हुआ था देश में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक आंदोलन किया, बांग्लादेशी गिनने का आंदोलन हुआ था। अच्छा। रेलवे स्टेशन के पीछे की जो कच्ची बस्तियां है ना, वहां पे भी बांग्लादेशी गिने हैं नीरज सामर ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में। अच्छा, ये पहचान कैसे होती थी कि बांग्लादेशी? क्योंकि क्या होता था, हमारे को वैसा पूछते थे, हम जाते थे, तो हमारे साथ दिल्ली से एक टोली आई हुई थी विद्यार्थी परिषद की। तो उस समय कार्यक्रम चला, एक आंदोलन चला चिकन नेक बॉटल नेक का, आसाम उधर। वहां पे क्या, ये घुसपैठी बहुत बढ़ रहे थे, तो उसको लेके विद्यार्थी परिषद ने एक आंदोलन किया और डेटा कलेक्टर को सौंपा। उस समय हम जाते थे, हमें ले जाते थे, तो हम सब भी जाते थे। तो ऐसे आंदोलन किए। विद्यार्थी परिषद में कार्यक्रम चलता था सामाजिक सरोकार का। 2014 या 15 में मैं 7 दिन सलूम्बर रहा। मैंने निरंतर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में वर्ग, अभ्यास वर्ग, कार्यक्रम, अधिवेशन सब में खुल के सहभागिता निभाई। ठीक है। परंतु क्या होता है कि जब आप चुनाव लड़ने जा रहे होते हैं, 2015 में मैंने चुनाव लड़ने की मंशा जताई और लगभग यूं था कि मेरा हो जाएगा। ठीक है, संगठन ने सोनू जी आरी का तय किया और हमने उनका साथ दिया और निर्विरोध चुनाव की ज्यादा चली, प्रमोद जी की कम चली। एक तो क्या है कि संगठन में किसी की नहीं चलती है, लोगों का भ्रम कम होना चाहिए थोड़ा। अच्छा। संगठन अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन का निर्णय उनकी महानगर की टोली करती है, न प्रमोद जी करते हैं, न नानालाल जी करते हैं, न और कोई जी कर सकते हैं। ये भी आज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि क्या लोगों के मन में भ्रम रहता है इस चीज़ों का। निर्णय संगठन ही करता है। तो मतलब ये बिल्कुल संगठन का निर्णय था कि 2016 में नीरज जी उनके आधिकारिक प्रत्याशी होंगे। हाँ, उसमें कहीं आप प्रमोद जी के बेटे हैं, इस वजह से कोई आपको फेवर नहीं मिला? नहीं। ठीक है।
आपके पिता भाजपा के दिग्गज रणनीतिकार माने जाते हैं, लेकिन आप अध्यक्ष पद हार गए। ये हार आपकी थी या उनकी रणनीति की असफलता? मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में एक टिकट मिला, हम सब ने प्रयास किया। मयूर जी, राजनीति में कौन से ऐसे 5 बड़े चेहरे हैं जो चुनाव नहीं आ रहे? नहीं, चुनाव हारने की बात नहीं करी जा रही। यहाँ पर सवाल क्या है, आपने अभी सवाल समझा ही नहीं। आपके पिताजी को एक खिताब प्राप्त है जी। आपके पिताजी जैसी रणनीति इस पूरे मेवाड़ में शायद कोई नहीं बना सकता होगा। इसीलिए गुलाब जी के पसंदीदा और नंबर 1 पसंदीदा व्यक्ति बनना में कुछ ना कुछ ऐसी खूबी तो होगी जो लोगों से अलग हो। तो आपके पिताजी को रणनीतिकार मानते थे, पर आपकी जीत की रणनीति वो नहीं बना पाए, तो क्या ये उनकी रणनीति की असफलता मानते हो क्या? नहीं, इसमें मैं मानता हूं कि उस समय जो चीजें घटित हुई, जो दौड़ चला और जिस प्रकार से उसका प्रेजेंटेशन हुआ, वो सब मेरे खिलाफ जाता गया जी। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हुए जिनमें मेरा लेना देना नहीं था, मेरा नाम घसीटा गया, बार बार चलता रहा। और उस विषय में आज बताओ आप क्या प्रकरण थे? देखिए, सर्वप्रथम तो क्या है कि मेरे जो सामने चुनाव लड़े वह पिछले बहुत लंबे समय से एक आरोप बार बार लगाते हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन ताकत, और उन पे कोई मुकदमा था तो पुलिस उनके पीछे दौड़ती थी, वो आगे दौड़ते थे। वो भी आएगा प्रश्न। हाँ, तो ये सब मिथ्या थी। मैंने सुना, उन्होंने कहीं कहा कि चुनाव से 1 दिन पहले मुझे थाने में बिठा दिया गया कि रैली नहीं निकालेंगे। मयूर जी, आप भी इतने साल से मीडिया में कवर कर रहे हैं, लिंग 2 कमेटी की कुछ नियम पालना होती है, जिसको पुलिस प्रशासन सभी कैंडिडेट को बुलाता है, किसी एक कैंडिडेट को नहीं बुलाता है। परंतु क्या है कि एक सिंपैथी की लहर बनाने के चक्कर में आप आरोप लगाते गए और मैं उन आरोपों को डिफेंड नहीं कर पाया और मैं अपना पॉइंट रख नहीं पाया, इसलिए मैं चुनाव में माइनस हो गया। और कोई विषय नहीं था, ये सब गलत और मिथ्या है। निरंतर आपको काम करना है, आपने काम किया है, इसलिए संगठन ने टिकट दिया है। चुनाव में ऐसे कितने ही प्रकरण होते हैं जिसको लेकर आप अपना व्यू क्लियर नहीं रख पाते हैं। तो ये मेरी कमजोरी थी कि मैंने अपना व्यू क्लियर नहीं रख पाया, और ये मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के अच्छे षड्यंत्र थे जो चल गए। क्या आपको लगता है कि 2016 का जो चुनाव हुआ, अगर उसका एक फ्लो चार्ट बना है, नीरज जी सामर और मयूर ध्वज तो शायद केवल मुखौटा थे जो चुनाव मैदान में आमने सामने थे, बाकी चुनाव जो पूरा ऐसा हो गया सिस्टम में, मतलब 20 सालों का ये जो चुनाव का इतिहास है, 2000 से लेकर 2025 अभी चल रहा है, इस दरमियान में सबसे विवाद में रहने वाला चुनाव आप ही का चुनाव रहा। अगर इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं तो फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से बनता है कि नीरज सामर के नीचे प्रमोद जी सामर एंड कंपनी प्लस गुलाब जी, और उधर से अगर फ्लो चार्ट बनता है तो मयूर ध्वज, नीचे नीरज जी अग्निहोत्री प्लस वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से प्रमोद जी से द्वेषता पाले हुए थे, आपकी पार्टी के भी हो या विपक्षी भी हो। क्या ये चुनाव इस तरह का था? देखिए, क्या है कि अब इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहूंगा, जनता सेना के उम्मीदवार भी थे, समर्थन मिला ना, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया, समर्थन मिला। तो क्या उनके साथ जनता सेना नहीं थी? हर मंच पे कहते मैं अकेला लड़ा, जनता सेना थी। खुद ही कहते हैं कि बहुत सारे एनएसयूआई के लोग, बहुत सारे बीजेपी के एबीपी के लोग मेरे साथ थे। मैंने बहुत बार सुना कि मुझे नहीं लेते तो उन सबको भी निकाल दीजिए, आप लिस्ट दे दीजिए। निकालने की बात ही नहीं आ रही है, न किसी को लेना, न किसी को निकालना, न ये तनाव पालना। पर कम से कम उन सैकड़ों हजारों उदयपुर के कार्यकर्ताओं को तो पता पड़ेगा कि वो जयचंद कौन थे जो अपनी मात्र संगठन से गद्दारी कर गए जी। क्या किसी व्यक्ति का निजी हित मुझे हराने को हो सकता है? क्या विद्यार्थी परिषद को हराना? आप एक संगठन में काम कर रहे हैं और उसी के मात्र संगठन के आप एक स्टूडेंट विंग को चुनाव हरा देंगे?
तो आपने मूल संगठन से गद्दारी करी है, इसका मतलब। जी नीरज समर की व्यक्तिगत या प्रमोद समर की व्यक्तिगत किससे लड़ाई है? जी। आपने जिनके भी नाम लिए। फिर ऐसा क्यों होता है कि 2017 में भवानी शंकर बोरीवाल को एबीवीपी अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाती है? ठीक है, क्या ये आपसे इतना अविश्वास हो गया था एबीवीपी को कि उन्होंने विपक्षी खेमे से, जो भवानी शंकर बोरीवाल तो मयूर ध्वज का टॉप 5 जो कार्यकर्ता रहे उनमें नाम था उसको फिर एबीवीपी ने क्यों टिकट दिया? क्या उस समय ये मात्र संगठन वाली बात नहीं है? देखिए कितनी बार चुनाव में क्या होता है कि अंतिम समय में कोई उम्मीदवार ऐसा होता है कि भाई हमें जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी को ज्वाइन कराना। आपने राष्ट्रीय स्तर पे भी देखा होगा कि अंतिम समय में किसी और उम्मीदवार को भी लाया जाता है, ज्वाइन कराया जाता है और जिताया जाता है। पर फिर भी मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जीत विद्यार्थी परिषद की हुई, किसी व्यक्तिगत टीम एंड कंपनी की नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सैकड़ों कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के लगे। जो पूर्व कार्यकर्ता थे वह नाम से नीरज को या भवानी को नहीं जानते होंगे, पर वो उस केसरिया झंडे को जानते थे और वो उसके लिए लगे। जी। तो जीत संगठन की होती है, सिर्फ एक व्यक्ति की जीत कभी नहीं हो सकती है। जी। क्या इसलिए इस तरह का समझौता करा जिसने मात्र संगठन देखिए, से उस गद्दारी समय- करी, हाँ। उसको भी मौका दे दिया 2017 में? देखिए उस समय की तत्कालीन जो महानगर की समिति थी उन्होंने निर्णय लिया और एक कार्यकर्ता के रूप में हमने उसे स्वीकार किया और काम किया। क्या दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि 2017 के चुनाव में आपने दिल से काम करा? मैं भवानी शंकर जी बोरीवाल के चुनाव में सुबह कार्यालय गया, माला पहनाई और मैंने कहा कि आपका प्रस्तावक भी बनना होगा तो मैं तैयार हूं। मैं सोनू आरी के समय मैं घर से मेरा आईडी कार्ड लेकर गया। अच्छा। कि अगर प्रस्तावक बनना है तो मैं साथ खड़ा रहूंगा, कल नहीं तो मीडिया पूछेगी नीरज जी नहीं आए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बोलो क्या काम है। और मैं बता दूं, आप पूरे विद्यार्थी परिषद में आज से कितने ही आपके 10 साल के जितने कार्यकर्ता हूं पूछ लेना, टिकट मिलने से पहले मैं किसी का टिकट मांग सकता हूं, अपनी बात रख सकता हूं। टिकट मिलने के बाद सामर कभी भी संगठन से दाएं बाएं नहीं हो सकता। तो ये सामर्थ्य थे या सिर्फ नीरज? क्योंकि मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि आप हर बात में ये पूछते हैं कि क्या पिताजी की वजह से राजनीति में आए, क्या उनकी वजह से ये हुआ। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया ना कि खून में, कि भाई सचिन तेंदुलकर के बेटे से सबको उम्मीद होगी कि यार ये तो भारत के लिए खेलेगा ही खेलेगा, तो अर्जुन तेंदुलकर से सबको उम्मीद है ना। देखिए एक चीज क्या होती है, आप इसे यूं मानिए कि बहुत लोगों के जीवन में जितनी बड़ी हाइट उनकी होती है उतनी उम्मीदें उनके पुत्र से भी या पुत्री से भी होती है लोगों की। पर सबका अपना एक संघर्ष है, सबका अपना एक समय था, एक दौर था, अलग अलग व्यवस्थाएं थी, उन्होंने वो संघर्ष करके वो इतना बड़ा नाम कमाया। लोगों की सो मोटो आपसे उम्मीद हो जाती है जी, और वो जरूरी नहीं है कि आप उसी लेवल पे पहुंच पाए। देखिए आप मेरी बात सुनिए, अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े सुपरस्टार हैं, पर क्या अभिषेक जी उतने ही बड़े सुपरस्टार हैं? क्या सचिन तेंदुलकर जो भगवान है क्रिकेट के, क्या उनके पुत्र उतने ही अच्छे लेवल पे खेल पा रहे हैं क्या? क्योंकि लोगों को उम्मीद बहुत उनसे ज्यादा है। खेल अच्छा रहे होंगे जी, वो भी अपना अच्छा प्रयास कर रहे होंगे, खेल अच्छा रहे होंगे, पर लोगों की उम्मीद उनके फादर के नाम से बहुत ज्यादा हो जाती है। जी, आपके सामने मयूर ध्वज खड़े थे जो एक साधारण सिपाही के बेटे हैं। क्या आपकी हार इस बात का सबूत नहीं कि जनता ने संघर्षशील को चुना और रसूखदार को नकारा? मयूर जी, यह एक ऐसा प्रश्न है, उस समय भी जब इंटरव्यू होता था तो वो मेरे पे आरोप लगाते थे, तो मैं उनको कहता था, मैं मंच पे भी कहता था, मैंने कहा ये मत बोला करो आप, 6-7वें वेतन के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अच्छे परिवार से आते हो। अब ये झूठ का माहौल मत बनाओ यार, ये झूठ का माहौल है। आप मेरे को एक चीज बताओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, 6-7वें वेतन के अच्छे खासे परिवार से आते हैं, ये झूठ क्यों बोलना बार बार? ये झूठ है ना, क्या है? झूठ ही है। आप मन पे हाथ रखो, आप यार आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अच्छे खासे परिवार से आते हो, वेल टू डू परिवार से आते हो, मैं गरीब, ये रसूखदार, अरे ये तो आप खाली एक वो ड्रामा बंद होना चाहिए। मैं आज आया, आप मन से कह रहा हूं मैं इस ड्रामे, ये 10 साल का झूठ। मैं आपको कश्मीर फाइल पिक्चर का एक डायलॉग बताता हूं कि जब तक सच अपने जूते पहनता है, झूठ पूरी दुनिया में चक्कर लगा लेता है।
अच्छा आज कारण ही यही है मेरा बोलने का। जी। अभी सर आप और भी पूछिएगा, मैं बताऊंगा, जी। क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि कुछ लोग गलत जानकारियां देना, गलत जानकारियों को प्रमोट करना और शहर में एक ऐसा वातावरण बनाना कि कुछ भी होता है तो ये करते हैं। हमारे पास दूसरा भी काम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपके मस्त रहे, हम हमारे मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पूरा एबीवीपी पैनल जीत गया लेकिन आप अध्यक्ष पद हार गए। क्या ये उदयपुर छात्र नीति की अब तक की सबसे बड़ी व्यक्तिगत हार नहीं थी? बहुत सारे चुनावों में परिणाम बहुत आए। मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, एक चुनाव लोकतांत्रिक परंपराओं से होता है और लोकतंत्र की ये खूबसूरती होती है कि हमें सहर्ष शांति से परिणाम को स्वीकार करके आगे का रुख अपनाना चाहिए। मैं चुनाव अवश्य हारा, परंतु मैं आपको आज कहना चाहूंगा, मैं संगठन के सिपाही के रूप में चुनाव हारा। मैं बागियों की तरह नहीं, और न ही किसी के घर परिवार वालों की तरह, नहीं किसी की पुत्री की तरह, पुत्र की तरह, पत्नी की तरह बागी संगठन से जाके चुनाव लड़ा। मैं चुनाव लड़ा अपने संगठन के लिए, और मैं आज आपको फिर दोहराता हूं, संगठन तय करेगा कि इस जगह जाके लड़ना है। नीरज जी, हार जीत देखी जाएगी, तो अटल जी की उन पंक्तियों को मन में ध्यान रखते हुए वहां भी जाऊंगा चुनाव लड़ने, संगठन के कहने पे कि कर्तव्य की पालना करते हुए जाऊंगा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, मैं भयभीत नहीं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही और वो भी सही। अटल जी और नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। हाँ, कल मैं एक आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने भी नेट पे कहीं देखा था, तो आपके बारे में एक इंटरव्यू था, उसमें बता रहे थे आप कि आप अटल जी और मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। तो मतलब ये इसको व्यक्तिगत हार नहीं मानते? देखिए, आप एक संगठन में काम करते हैं, मेरे को आप एक चीज, मैं नहीं, फिर क्वेश्चन इसलिए लाजमी था नीरज जी, जब आप अभी पिछले कुछ प्रश्नों में अपनी बात हुई तो आपने कहा कि कोई भी छात्र जो होता है वो उस केसरिया झंडे की तरफ देखता है और उसको मतदान करता है। तो क्या केसरिया झंडा आपके उस नाम के आगे नहीं था क्या? था ना, तो मैंने उसका कारण बताया ना। हाँ, जीत गए। भावना मेनारिया, आप समझिए, नीचे मैं आपको ये मानता हूँ, विद्यार्थी परिषद हमेशा नीचे वाले पैनल में आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बहुत कम बार आपने देखा होगा दूसरा कोई उम्मीदवार जीता होगा। मेन फाइट अध्यक्ष पद पे ही होती है, और जैसा कि आपने स्वयं ने भी कहा कि ये चुनाव ही अलग था, ठीक है, तो चुनाव का फोकस ही हम पे ही था। नीचे वाला अपने अपने चल रहे थे और विद्यार्थी परिषद के हिसाब से उनका काम बटा हुआ था। वो कुछ लोगों को उन पे विशेष दायित्व पे उनके साथ लगाया गया था, कुछ को अलग, एक जो प्रोसीजर है वो पूरा चल रहा था, तो इसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं है जी। तो मतलब ये व्यक्तिगत हार नहीं, ये देखिए, मैं नॉर्मल प्रक्रिया थी, नॉर्मल प्रक्रिया है, चुनाव हार जीत है, लोकतंत्र है। और मैंने तो उसके बाद भी एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, द शो मस्ट गो ऑन जी। हाँ, ओके। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं चुनाव हारा, उसके बाद 2 दिन छुट्टी थी और सबसे पहले 7:30 बजे मैं कैंपस जाके खड़ा हुआ जी। मैंने सबसे हाथ मिला के कहा कि आपने जो भी समर्थन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लिया है। पर कई बार आरोप ये लगता है कि भाई नीरज जी सामर जो है इंजीनियरिंग करी आपने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से, और फिर आप यहाँ पर सिर्फ आपने एडमिशन इसलिए लिया, शायद जर्नलिज्म कर रखा आपने जी, तो जर्नलिज्म के कोर्स में एडमिशन सिर्फ इसलिए लिया था कि आप चुनाव लड़ सकें, इस बारे में कितनी सच्चाई? देखिए, एक्चुअल में हुआ ये नहीं था, हुआ अलग, बहुत कुछ अलग हुआ था। विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव था, सभी कार्यक्रमों में आना जाना था। 2010 से भी मैं 2007 से 11 मैंने इंजीनियरिंग करी सरपदम सिंघानिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में। फिर मैंने एमटेक किया पैसिफिक से, और फिर मैंने पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में एडमिशन लिया, फिर पीएचडी में एडमिशन हुआ, और अब मेरी लॉ भी कंप्लीट हो गई है। उस समय देवेंद्र सिंह जी चुंडावत का चुनाव था। आर्ट्स कॉलेज में एक रैली आई हिमांशु जी चौधरी की, वहां पे लड़ाई हो गई, पुलिस ने बल यूज करके सबको अलग अलग किया। उस दौरान पुलिस ने आईडी कार्ड मांगे, एक प्रक्रिया है। तो यार मैंने कहा, यार अपन तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, पर इनका नियम है आईडी कार्ड, तो मैंने उसी दिन एडमिशन ले लिया। अच्छा, मैंने उसी दिन कागज मंगाए, सेम डे मैंने कहा इस कोर्स में एडमिशन दे दीजिए, क्योंकि देखिए मैं
इंजीनियरिंग के फील्ड से आया था, तो मैंने कहा मैं दूसरे कोर्स में जाऊँ, इससे बड़े तो मैं पीजी डिप्लोमा के कोर्स में जाऊँ, जर्नलिज्म के कोर्स में। मैं कहा तुरंत एडमिशन हो रहा है और आराम से काम हो पर जाएगा। आपने हमारे लिए खतरा तैयार कर दिया, अरे मैं तो नहीं आज मालूम पड़ा कि आपने भी जर्नलिज्म। देखिए, आपका एक्सपीरियंस बहुत यूनिक है और आपकी एक अपनी शैली है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता है जी। तो मतलब सिर्फ वो एक घटना थी जिसकी बस, वजह से और एडमिशन ले कोई लिया, कोई चुनाव मकसद लड़ना नहीं कोई था। मंशा नहीं थी। कोई मंशा नहीं थी, तो कभी ये भी नहीं। एक झूठ था। हाँ, ये जबरदस्ती के झूठ है, आप नहीं समझे। अच्छा, मतलब कॉलेज में आ रहे जा रहे थे, सिर्फ एडमिशन सिंघा यूनिवर्सिटी Actual में में- इंजीनियरिंग कर रहे थे तो यहाँ होती नहीं है, हाँ, तो आप वहां से कर रहे थे। वहां से कर रहे थे। अच्छा, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था, मैं अनेक कार्यक्रमों में आता जाता था, वहां से मैं इकाई अध्यक्ष, पैसिफिक का इकाई अध्यक्ष रहा। अच्छा मैं 2011 में पैसिफिक कॉलेज का यूनिवर्सिटी का इकाई अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा, मैं अनेक ही दायित्व पे रहा, तो अब क्या कर सकते हैं। अब किसी को नहीं पता उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, आरोप चलते रहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र है, तो लगा फिर सकते हैं। नीरज जी ने कभी इन सारी चीजों पर सफाई देने की कोशिश क्यों नहीं करी? कभी अगर ये झूठ था तो ये जूते पहनने में, सच को जूते पहनाने में इतना समय क्यों लगाया आपने? उसका कारण है, मैंने पहले भी कहा आपको कि कुछ लोग निरंतर, अभी तो एक लोगों के और दुख दूसरा है, क्या? उनके इसको हरा दिया, ये फिर खड़ा हो गया, ये फिर बाजार में दिखता है, अच्छा, यह संगठन का काम करता है। मयूर जी, मैं आपको सामाजिक किस कार्यक्रम में नहीं दिखता हूँ, या किस आंदोलन में आपको मैं शहर के नहीं दिखा, या किस कार्यक्रम में मैं आपके साथ नहीं खड़ा रहा, नहीं ऐसी या जनता के बीच तो में नहीं खड़ा रहा? नहीं, मेरे को तो नहीं लगती, और मैंने तो आपको बहुत सारे कार्यक्रमों में देखा है। देखा है 101। अब उनका भी दुख है कि यार आराध्यान फिर उठ गए, तो उनका ये दुख इसलिए है कि अब गद्दारी कर ली, अब क्या करें, अब क्या करें। मेरे पिताजी से मैंने एक स्वभाव उनका देखा, संयम बहुत रखना चाहिए जीवन में। किसी पे, देखिए मैं 10 साल बाद बोल रहा हूँ, वो भी इसलिए बोल रहा हूँ कि एक पिछले कुछ समय से एक अनावश्यक रूप से एक माहौल बना दिया गया, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी मैंने तो कभी किसी को यही नहीं कहा कि भाई तेने ये क्यों किया, ये क्यों किया। मैंने आपको पता, चुनाव हारने के बाद एक आरटीआई ले गई, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, आरटीआई ले गई जी। मैं चुनाव हार गया, मैंने कहा यार अपन ने गड़बड़ कहाँ हुई अपने साथ, आराम से बैठिए ना, बिल्कुल आराम से, दिल खोल के बोलना। मैंने कहा यार अपने साथ गड़बड़ कहाँ हुई, थोड़ा तो अपन भी पता करें। एक्चुअल में हमारा चुनाव बहुत टिपिकल था, क्लासेस चालू ही नहीं हुई, डायरेक्ट फर्स्ट ईयर का बच्चा वोट डालने नहीं आया कॉलेज में। अच्छा, हाँ, ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। उस दौरान क्या हुआ कि मैंने आरटीआई लगाई, किस महाविद्यालय में, चारों महाविद्यालय, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, लॉ, एफएमएस, सब में वोटर आईडी कितने प्रिंट हुए, कितनों को इशू हुए, कितनों को नहीं इशू हुए। इशू हुए तो उसकी सूची दी जाए, जिसके अंदर नाम, पिताजी का नाम, समय और सिग्नेचर है कि नहीं है, इसकी जानकारी दी जाए। आपको विश्वास नहीं होगा, आर्ट्स कॉलेज में नीरज पुत्र प्रमोद, डेट, सिग्नेचर। साइंस कॉलेज में नाम, पिताजी का नाम, डेट, सिग्नेचर। लॉ कॉलेज में व्यवस्थित, एफएमएस में व्यवस्थित। कॉमर्स कॉलेज में 3500 में एक भी जने का सिग्नेचर नहीं और आईडी कार्ड बढ़ गए। मैंने कभी नहीं कहा किसी को, पर मुझे जहां संगठन में बात रखनी थी मैंने रखी, और मैंने क्या इलाज किया वो भी बताता हूं आज आपको। देखिए क्या होता है, कितनी बार अपन चुनाव हारते हैं तो आपको सीखना भी पड़ता है। मैंने सीखा यार अपने से गड़बड़ का हूं, मैं कहा ऐसा क्या हो गया, अपन तो एक्टिव थे यार। भवानी जी जीते ना, उस साल एक भी बच्चे को आईडी गलत नहीं मिला ना। नीरज समर की इच्छा भी आया, 25 ले गया, 25 के घर बांटे आया। अब जो बच्चा कॉलेज ही नहीं आया उसको आईडी कार्ड ही आपने दे दिया, तो वो वोट मेरे को कहां से देगा? सही बात है, विषय खत्म। अब कोई डूंगरपुर से आ रहा है, कोई बांसवाड़ा से आ रहा है, वो पहली बार आया सीधा, आप ही ने उसको आईडी पकड़ाया, उसको 12वीं से निकला हुआ बच्चा, उसको क्या पता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में क्या रामायण चल रही है, क्या मारा, तो वो आया ना, आपको वोट दे गया। मेरे एक सिस्टर है जो बैंगलोर से मुझे वोट डालने आए, ये भी बहुत जोरदार किस्सा है। मैं कॉमर्स कॉलेज में उसी से मैं लड़ा गया। मैंने कहा क्या हुआ ये, मेरे सिस्टर को वहां पे एक होमगार्ड के सिपाही खड़े थे, उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए, तो उन्होंने आईडी दिखाया, भाई मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ बैंगलोर से, इस बैलेट नंबर को इस पे वोट डाल के यूं फोल्ड करके डाल देना। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं मेरे भाई के लिए वोट डालने आई हूँ,
और आप मुझे बताओ कि किसको वोट डालना है। मैं पहली बार वोट नहीं डाल रही हूँ, पीएचडी की स्टूडेंट हूँ, ये भी हुआ। पर मैंने कभी देखो क्या होता है, आप चुनाव हार जाओ और आप फिर 10 टाइप के आरोप लगाओ ना, तो ये गलत इमेज बनती है। मैंने सोचा कि अपने कर्म करो, अपने ये सारी चीजें हुई। और होमगार्ड कौन था वो और ऐतिहासिक है, ये भी बताई दो आज। क्या है ये अन्य से विवाद वाली बात हो गई। कालू जी गुजर, अच्छा, पुलिस, मैं तो पुलिस में ही पैदा हुआ, पुलिस में ही बड़ा हुआ, पुलिस वाले सब मेरे साथ, छत से कूदता था, एग्जाम देके चला जाता था, पुलिस वाले बाहर खड़े रहते थे। राष्ट्रीय पुलिस है हमारी, तो सम्मान करो इनका। अच्छा, हर इंटरव्यू में कहा ना उन्होंने कि मैंने पुलिस पुलिस पुलिस। मैंने पूछा भी सर उनसे। हाँ, मैंने कहा जब आप कहते हो कि भाई सारे नेता मिल गए थे, गुलाब जी भी मीटिंगें ले रहे थे, सब कर रहे थे, तो मैंने कहा फिर आप पुलिस वाले ही मिल जाते। तो मुझे तो आज आपने प्रमाण दे दिया कि पुलिस वाले तो मिले। अरे यार आप खुद मैं तो किसी को पे आरोप नहीं लगाता। मेरे से तो कालू भैया 100 बार मिले, मैं बहुत अच्छे से मिलता हूँ। क्या करना बा भैया, हार गए, अब उनको ले दे के क्या उस माथापुड़ी में पड़ना। अपने निरंतर रेखा आगे बढ़ाने का काम है। ज्ञानशील एकता की पाठशाला का कार्य करता हूँ, उन्होंने सिखाया है कि कैसे काम करना है जीवन में। आप मुझे एक चीज बताओ, हर इंटरव्यू में कह देता है पुलिस पीछे दौड़ा दी। किस प्रकरण में मैंने पुलिस पीछे दौड़ाई? उन पे मुकदमा किसने कराया? वो सवाल आएंगे आप पूछ लेना जी। ठीक है, मैंने तो कराया नहीं। ठीक है, मैं एग्जाम देने जाता था, छत से जाता था, बाहर पुलिस खड़ी रहती थी, पुलिस के कंटेनर मुझे गिरफ्तार करने आते थे, कंटेनर गिरफ्तार करने आते थे, अकेले एग्जाम देके छत से वापस चले जाते थे। पूछ लेता हूँ, हाँ पूछ, ताकि क्या है कंफ्यूज, हाँ फ्लो में हो जाएगा बात। मयूर ध्वज का कहना है कि उन्हें रोकने के लिए आपके पिता ने पुलिस और दबाव का इस्तेमाल किया। क्या यह सच है कि पारिवारिक रसूख का दुरुपयोग हुआ? मैं आपको इसका एक बहुत शुरू से सच बताता हूँ आज। चलिए बताइए। यह प्रकरण यहाँ से शुरू ही नहीं हुआ, इस पूरे प्रकरण में मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, लड़ाई हुई किसी कॉलेज के एनुअल या फ्रेशर फंक्शन में। उस समय के तत्कालीन जिलाध्यक्ष यशवंत एनएसयूआई के यशवंत जी थे शायद तक, रौनक जी गर्ग थे, मयूर ध्वज सिंह जी थे और 4-5 जने और थे। 2015 की बात बता रहा हूँ। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता चेतन सिंह परमार पे इनके लड़ाई हुई। अखबारों में फोटो छपे, चेतन सिंह परमार के माथे पे पट्टी, लहू लुहान हुए, इन पे मुकदमे दर्ज हुए। लड़ाई किससे हुई? आपने जो नाम बताया चेतन सिंह जी और इनके हुई। मेरा क्या करना देना? पहला प्रश्न, पुलिस ने गिरफ्तारियां चालू करी, भाई उन्होंने प्रेशर बनाया होगा ना, भाई जिस पे हमला हुआ वो एफआईआर तो कराएगा क्या? मेरे से पूछेगा क्या कि भाई साहब मैं कराऊं कि नहीं कराऊं? एक मिनट मैं बता रहा हूं ना। चलो आप बताओ। ठीक है, उसके बाद उसी समय चुनाव का दौर चालू हो गया। वो निरंतर थाने गए, भाई मेरे को न्याय मिले, मेरे साथ जो हमला हुआ उसकी जांच हो और लोगों की गिरफ्तारी हो, या जो भी इसका कोर्ट का प्रोसीजर है वो पूरा किया जाए। उस समय लिंगदो कमेटी का नियम था कि अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट पेश हो जाती है या उसका एक्चुअल 2 साल का कोई क्राइटेरिया है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ सकता तो निरंतर फरारी पे थे। ये बाहर चले गए, उस समय इनके एग्जाम हुए तो ये कहते थे कि पुलिस बाहर खड़ी है मुझे गिरफ्तार करने के लिए, मैं छत से आया। मैंने कहा यार भाई जिसका केस वो जाने, जिसकी लड़ाई वो जाने, अब चुनाव है। मैंने आपको नहीं कहा कि हर चीज में मेरा नाम जोड़ के विषय बनाया गया और उन विषयों को मैं डिफेंड नहीं कर पाया, इसलिए चुनाव में माइनस हुआ, बाकी और कोई कमी नहीं। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज बताओ, लड़ाई किसकी, माताबूढ़ी किसकी? आप नाम मेरे पिताजी का ले रहे हो। अरे यार मैं क्या करूं भाई, आप राह चलते उनका ये कहना था कि लड़ाई तो उन्होंने भी स्वीकारा कि किसी और से हुई, लड़ाई में कभी आपका जिक्र नहीं किया ना, उन्होंने नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका माहौल बना, ऐसा लगा कि ये एकदम राइट मौका है। अगर मयूर ध्वज एग्जाम नहीं दे पाएगा तो वो चुनाव के लिए एलिजिबल आज आपके चैनल पर कहता हूं मैं, आप अगले इंटरव्यू में उनसे पूछना कि क्या नीरज सामर ने तुम्हें गेट पे ये नहीं कहा था कि मयूर ध्वज सिंह जी चुनाव हारो या जीतो ये नवरे काम मैं नहीं करता? अच्छा, कहा था कि नहीं कहा था? वो पलट जाए उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। उनको कहना ईमानदार से कसम खा के कह दे हाँ या ना। मैं आपके सामने कैमरे पे कह रहा हूँ, इसका मतलब मैंने कहा होगा, इसीलिए ताल ठोक के कह रहा हूँ जी। बस भैया मेरी बात सुनो,
मैं आपको बहुत स्पष्ट चीज बताऊं, देखिए लोकतांत्रिक परंपराओं का देश है, चुनाव लड़ना, चुनाव में हार जीत होना, बहुत राष्ट्रीय नेता आपने देखा होगा, इंदिरा जी, अरे इंदिरा जी भी हारी चुनाव, सब चुनाव हारे। हाँ। गुलाब जी का भी एक चुनाव माइनस हुआ, अशोक गहलोत जी का भी हुआ, स्वर्गीय गिरिजा जी का भी हुआ, सीपी साहब हार गए, स्वर्गीय किरण जी का भी हुआ। सब ने राष्ट्रीय नेतृत्व पर अपने क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। एक वोट से सीपी साहब हार गए। हार जीत चुनाव की एक प्रक्रिया है, लड़ते हैं तो कोई ना कोई हारता है, कोई ना कोई जीतता है, परंतु आपने चुनावों के माहौल को इतना झूठमय बना दिया कि उस सागर से आप अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 10 साल बाद भी आप उस झूठ से बाहर आइए। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, पुलिस किसी के कहने पे ऐसे नहीं कि किसी को पकड़ के लिया है, गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, मेरे को आप एक चीज बताओ, वो उस शायद तक वह विधि के छात्र थे उस समय, मयूर जी। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में भी लेती है ना और उसका एग्जाम होता है तो पुलिस दिलाने लाती है एग्जाम, ये आपको पता है मयूर जी? ये नियम है, संविधान है देश का। अच्छा, ये संविधान है देश का। आप हार्डकोर क्रिमिनल्स छोड़ दीजिए, उनका नहीं पता, उसमें भी कोई उसका क्राइटेरिया तो है। तो यही कह रहे हैं ना, उनके साथ तो एकदम ऐसा ट्रीट किया फालतू की बात है। अरे मैं है, आपको क्या कह रहा हूँ, कंटेनर भर के पुलिस। अरे कौन सा कंटेनर आया, नवरी बात है, सब झूठ है। झूठ रो महासागर है, डुबिया खाता रहो, चालता रहो, झेलता रहो। अच्छा, कहीं नहीं है कोई कंटेनर नहीं भाई है। साहब। कंटेनर प्रशासनिक जिम्मेदारी है, प्रशासन की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सुगड़ा विश्वविद्यालय के गेट पे हर चुनाव में खड़ा रहता है तो उसे सबको पकड़ना थोड़ी आता है क्या? मेरी गलती है क्या मैं उनको मना कर दूं कि मत खड़ा रखो यार? आप इच्छा हो जिसके जो करो यार। ये मैं अब यार यहाँ से बट्टे से जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा आ रहा है, नीरज जी ने खड़ा किया, हेलमेट पहन के जाए यार। मेरी गलती थोड़ी है क्या मैं क्या उसको मना करूं जी? ये तो आप एक चीज समझो, एक्चुअल में षड्यंत्रों, झूठ, वह आप समझो। चुनाव के एक दिन पहले पुलिस ने मुझे बुला लिया, अरे मेरे को भी बुलाया। और चीज सुनो, चारों उम्मीदवारों को बुलाया। आपको चौथे उम्मीदवार का नाम बताओ सुगड़ा विश्वविद्यालय के उस समय के। चौथा उम्मीदवार यार आप ध्यान है मेरे। तीन क्यों ध्यान? राजनीति आपको ध्यान रखना चाहिए था। चौथा उम्मीदवार नीरज सिंह चौहान। अच्छा, किसका उम्मीदवार था? ओके, ये भी खेल हुआ है क्या? और फेसबुक पे उसकी आईडी बदली गई, नीरज जैन। अच्छा, और अंत में उसी से मयूर की पोस्ट डलवा दी गई और फिर आईडी लॉक कर दी। जब आप स्क्रीनशॉट भी जेल का। देखिए, बहुत कारनामे हुए जी। मन स्वच्छ रखे जी। आरोप लगाने से नहीं होता है। मैं आपको एक चीज, आरोप लगा, मैंने तो आरटीआई लगा के सब पता कर लिया ना, परंतु मेरे को जहां देना था मेरे संगठन में उचित स्थान पे सब चीज बताई, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव हारे या जीते उसका समीक्षा की जाती है जी। उस समीक्षा में उम्मीदवार से भी पूछा जाता है जी। कि क्या कारण थे, हमने आप पे भरोसा किया, आज इतना बड़ा संगठन है। तो ऐसे नहीं चलता है कि ये, हाँ सही बात। हाँ नहीं, और वाकई में भाजपा संगठन के बारे में तो मैं खुद कहता हूँ, कितनी बार तारीफ भी करता हूँ कि संगठन हो तो भाजपा के जैसा, जिस तरह से हर चीज का फॉलो अप, हर चीज की बार बार रिव्यू मीटिंग, आप कह रहे हो पत्रक जब आपके पिताजी लिखा करते थे। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे चुनाव की बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने स्क्रीनशॉट शायद होगा नहीं होगा, उस समय एक मॉल बना था उदयपुर में, वरुण मॉल। जो वरुण मॉल के लोगों को रोटियां नहीं खिला सकते, उनके छात्र संघ में वोट ना दे। मेरा क्या लेना था ना वरुण मॉल से, मैं यहाँ का स्टूडेंट। आप समझो ये भी हुआ, ठीक है? मॉल से आपका क्या? हाँ, मैं बता रहा हूँ, पोस्ट चली, लोगों को पत्रक बटे कि व्यापारी किस बात कि नीरज सामर के पिताजी राजनीति में है, पार्टी में है, नगर निगम में, भाई ये इनकी पार्टी सत्ता में है, तो इन नगर निगम वालों ने उन पर कोई अवैध कार्रवाई करी, उसमें नीरज जी सामर को वोट मत दे। 2001 में एक आंदोलन हुआ, टीआरआई, ये अपने कमला नेहरू आंदोलन हुआ। ये आंदोलन शहर का बहुत बड़ा आंदोलन था। अपने कमला नेहरू हॉस्टल था, हिरणमगरी सेक्टर 3 के जिमनी हाट पे। वहां की सोसाइटी, हिरणमगरी के लोग और मेरे फादर उस समय, उन्होंने एक आंदोलन किया। उस हॉस्टल में ये हुआ था कि भाई गर्ल्स हॉस्टल से उसको बॉयज हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उन सबका कहना था गर्ल्स हॉस्टल ही रह दिया गया। 70-80 दिन चला। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे में भी खबरें चली। उसकी कटिंगों के ऊपर लिखाया गया नीरज समर SC/ST के खिलाफ इनको वोट न दिया जाए। अच्छा, मैं चुनाव लड़ा कहां, आप मेरी बात समझना जी, ठीक है? टिकट एक व्यक्ति पार्षद का टिकट मांगता है,
5-10 उम्मीदवार होते हैं, हर वार्ड में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। उनको फोन किए गए कब से 90 मतलब जब पहला बोर्ड बना ना, लिस्ट बना के फोन किए गए 94 से लेकर लिस्ट बना के उन लोगों को फोन किए गए। क्या फोन किया गया? कि प्रमोद जी सामर ने आपका 95 और में टिकट काटा। प्रमोद जी सामर टिकट दे रहे थे कि संगठन टिकट दे रहा था? ठीक है, उनको फोन किए गए आपकी गली में आपके बच्चे को कहना उसको वोट नहीं दे। षड्यंत्रों के महापड़ाव। और मैं आज भी कहता हूं मुझे उस चुनाव ने खूब सिखाया, मुझे कोई गम नहीं है हारने का। हाँ, मेरे साथ वालों की मेहनत, लाखों रुपए खर्च करके लोग विदेश जाके पढ़ के और सीख के आते हैं, अपने चुनाव से सीख लिया। और मैंने इन सबके झूठ देखे ना, एक झूठ का और आज मैं आपके सामने खुलासा कर ही देता हूं, क्योंकि क्या है बताओ। वो भले आपके प्रश्न में भी हो सकता है। हाँ बताओ, आज सुन ही रहा हूं मैं भी आपकी बात। लोगों का एक पिक्चर बनाई गई, विद्यार्थी परिषद के बागी यही बनाई। आपको भी यही लगता है, बहुत लोगों को लगता है। 2013-14 में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए। जीप में चढ़ के नारे लगाए एनएसयूआई। अच्छा, मेरी गलती है उसमें भी, भाई यही है मेरी गलती हो गई। 2015 में एनएसयूआई के लेटर पैड पे इनका नाम छपा, अखबारों में छपा। मयूर ध्वज सिंह ने एनएसयूआई से अध्यक्ष पद का टिकट मांगा। 2016 में कृष्णपाल सिंह चुंडावत के अर्जुन बाग में इनका टिकट कटा, कृष्णपाल सिंह चुंडावत को मिला और इन्होंने वहां पे तोड़फोड़, बहुत भाम भी मच गई इन्होंने करी, इनके समर्थकों ने करी, वो सब अलग विषय। इन्होंने टिकट 2016 में भी एनएसयूआई से मांगा। ठीक है, यह आपको नहीं पता, और बताता हूं। 2017 में इन्होंने कहा मैं हिंदू जागरण मंच में आया, 16 में आया। 2018 में किसके साथ थे? अधिकृत प्रत्याशी थे हिमांशु बागड़ी और दूसरे प्रत्याशी थे सुखदेव जी दुर्गेश जी डांगी। आप ही के थे और आपने खुल के उनका प्रचार किया। एनएसयूआई, जनता सेना, कांग्रेस, सभी दलों में हमारा हित बना रहे और जब भी कोई बात बिगड़े नीरज सामर ने किया। चलो, जब एक बार बताओ कि आप कह रहे हो हिमांशु बागड़ी के चुनाव में इस तरह की घटनाक्रम हुई थी, उससे पहले से भी आपको सारी चीजें ध्यान थी, तो फिर निखिल राज के चुनाव में आपने क्यों उनसे दोस्ती करी? मैंने नहीं करी। पहली चीज आप देखिए, इसका एक कंफ्यूजन है। क्या होता है, निखिल राज सिंह चुनाव 2018 में लड़ने गए थे, उनके जगह उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने बगावत टाइप खूब की और मेरी उनसे जम के माता बुड़ी हुई। मैंने कहा निखिल बना ऐसा नहीं चलता है। जब मैं चुनाव नहीं लड़ा, 15 में मेरे को टिकट नहीं मिला, मैंने चुपचाप संगठन का काम किया, कम किया ज्यादा किया, जितना मन था उतना किया, पर अपन खिलाफ नहीं जाएंगे जीवन में। देखो, मैंने उनको खूब समझाया, मैंने कहा देखो जीवन में टैग लग जाता है, अपने काम नहीं करना। उस समय वो भावेश में थे, गुस्से में, तो उनका था मेरा टिकट हो गया था, तो ठीक है। 2018 ये निपटा, फिर उन्होंने वापस कार्यालय आए, सबसे बातचीत करी, जो भी उनके संगठन को उनकी बात समझ में आई। 2019 में उनको टिकट मिला। टिकट में क्या हुआ कि मुझे कार्यालय बुलाया क्या कि नीरज जी भाई समिति तय कर रही है कि भाई निखिल राज सिंह जी को इस बार टिकट के अच्छे उम्मीदवार है और जीत सकते हैं। जीतना भी एक फैक्टर है, क्योंकि क्या होता है अखबारों में छपता है राजस्थान में 10 यूनिवर्सिटी में एबीपी जीती, 5 में एनएसयूआई जीती, तो फैक्टर है ही है। और राजनीति में जीत ही मायने रखती है अंत में। तो ये बात स्वीकारते हैं, जीत मायने रखती है? हाँ, रखती है, क्योंकि उसका कारण है ना। देखिए, बहुत अलग अलग केस है। आपने जीतने वालों के कितने ने इंटरव्यू लिया है? क्या हारने वालों में मेरे अलावा किसका इंटरव्यू लिया? आपकी हार जीत से ज्यादा चर्चाओं में रही ना। तो ये भी एक कारण है। तो उस समय कार्यालय बुलाया गया, उन्होंने कहा कि देखिए यार, ये लोग भी इनको समर्थन कर सकते हैं। तो मैंने कहा देखिए साहब, अपन उस पद्धति के लोग हैं कि अब कोई आके आपको समर्थन करे तो मैं मना क्यों करूं? अच्छा, मेरा ईगो मेरे संगठन की जीत से बड़ा थोड़ी है क्या? नहीं हो सकता। संगठन जीत रहा है, कोई आके समर्थन कर रहा है तो करो ना, मेरे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आप काम करो। आप पर मेरा संगठन चारागाह भूमि नहीं है जी। आपकी इच्छा का उम्मीदवार आया तो आपने एबीपी का झंडा पकड़ लिया, नहीं आया फिर बगावत करके चले गए, तो सॉरी, आई एम नॉट फॉर दैट। आई एम अ वर्कर विथ माई विल एंड विथ माई डेस्टिनी, नथिंग। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ माई वैल्यूज। ओके, वैल्यूज को तवज्जो देना जरूरी है जीवन में। एक कार्यक्रम में आपने मयूर ध्वज को भाई तक संबोधित करा, मेरा ही कार्यक्रम था।
अभी हाल ही में जो छात्र संवाद में, पर जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए जो पीठ पीछे साजिशें करता हो। क्या साजिश आपने रची है उनकी? ये तो वो बताए, जब वो कह रहे हैं तो वो बताए। देखिए क्या था, राजनीति में एक सबसे एक नॉर्मल गेस्चर सबका होता है। आज एनएसयूआई के भी लोगों के शादियां हुई, जब हमारे छात्र संघ में साथ में थे उनके भी इनविटेशन आए, मेरी शादी के भी उनके पास गए, मयूर दत्त सिंधी का भी मेरे पास इनविटेशन आया, मेरी शादी का भी उनके पास गया। एक अच्छा हाय हेलो हमेशा होता है। राजनीति में मतभेद और मनभेद का जो डिफरेंस है वो हमेशा रहेगा, परंतु व्यवहार कभी किसी से ऐसा ना हो कि लोग आपस में लड़ने वाला कोई काम नहीं है। और अब व्यवहार आप ठीक है नहीं रख सकते हो, कम बोल दो, बस ठीक है, हाय हेलो कर लो, ठीक है। देखिए मेरा हमेशा से प्रयास रहा कि मैं संगठन में अच्छे स्तर पे काम करूं और मेरे काम के प्रति मेरा फोकस रहा। फिर मैं वही कह रहा हूं कि जयचंद और षड्यंत्रकारी फिर चालू हो गए सब। आप समझना, फिर वही सब चालू हो गए, गलत जानकारियां देना, गलत मैसेज बनाना। अब उसका मैं क्या करूं यार, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। और मैं क्या दिन भर उनके व्हाट्सएप का एक कोई छोटी छोटी छोड़ दो, नीरज जी बिजी हो जाए, नहीं बिजी हो सकते हैं। मैं मेरे संगठन जो दायित्व देगा उस पर काम करना है, विषय खत्म। चलिए, गुलाब चंद जी कटारिया साहब, आपके परिवार के रिश्ते किसी से छुपे नहीं। क्या आपकी उम्मीदवारी छात्रों की पसंद थी या सिर्फ क्योंकि तत्कालीन गृह मंत्री थे, क्या सिर्फ कटारिया कैंप का फैसला? तो 2015 में टिकट मिल जाता था। संगठन का निर्णय। आप मेरी बात समझिए, गुलाब चंद जी कटारिया साहब 1975 में विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे राजस्थान के, 75 या 76 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष थे गुलाब जी साहब। और उसके बाद फिर 80s में उन्होंने चुनावी श्रृंखला चालू की, 7-8 बार वो विधायक रहे, सांसद रहे। और गुलाब जी भाई साहब का बिल्कुल हमारे प्रति प्रेम, और मेरे नहीं सभी कार्यकर्ताओं के प्रति एक जैसा सम्मान प्रेम है। अगर उनका दबाव होता तो मुझे 2015 में भी टिकट मिल जाता, कोई नई चीज नहीं होती। दबाव क्या कम हो जाता है क्या एक साल में, ज्यादा थोड़ी हो जाता है क्या, ऐसा नहीं होता है। विद्यार्थी परिषद अपने निर्णय स्वयं करता है, किसी राजनेता की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये बात दिल पे हाथ रखिए। बिल्कुल दिल पे। मैंने तो खुद महानगर में समिति में रहा हूँ, मैं खुद रहा हूँ समिति में 3-3 टिकटों की। अच्छा, क्या हो गया? एक छोटी सी बात है, चलो आप रहे कुछ समिति में रहे, एक बात बताओ, अगर आज आपको क्या बताऊं मैं आपको कि आप उस पैनल में हो और अतुल जी का लड़का अगर चुनाव लड़ रहा हो, चुनाव की तैयारी कर रहा हो, और अगर मान लो गुलाब जी का फोन आए, तो क्या आप उनकी बात को नकार सकते हो? पहली बात तो ये, अतुल जी का लड़का बहुत अच्छा क्रिकेटर है। नहीं सही कह रहा हूँ, बहुत अच्छा क्रिकेटर है वो, और मुझे उम्मीद भी है कि एक दिन वो अच्छे लेवल पे प्रेजेंट करेगा जी। देखिए क्या होता है कि कमेटी सीधा निर्णय कभी करती ही नहीं है भाजपा में। अच्छा। विद्यार्थी परिषद की कमेटी तो ठीक है, भाजपा आपने प्रश्न पूछा, भाजपा में कमेटी सीधा निर्णय कभी नहीं करती जहां तक मैंने देखा है। अच्छा। जैसे पार्षदों का टिकट आता है तो मंडल स्तर पे पहले मंडल अध्यक्ष जी के वहाँ पैनल बनते हैं, मंडल की कमेटी बनाती है, उन पे प्रभारी जाता है, वो मीटिंग लेते हैं, एक पैनल डिस्कस किया जाता है और उसमें खुली उम्मीदवारी रखी जाती है कि भाई 10 लोग मांग रहे हैं, 15 लोग मांग रहे हैं, सबके नाम रजिस्टर में लिख के जाति, आयु, वर्ग, स्थान, ये वो कब से काम कर रहे हैं, एक छोटा सा परफॉर्मा बनाया जाता है। उसके बाद उसको वेरीफाई करके मंडल अध्यक्ष जी, प्रभारी जी उस समय जो लगते हैं, चुनाव में मंडल पे अलग अलग प्रभारी भी लगते हैं, वार्डों में भी लगते हैं, उसकी प्रक्रिया को जिला कमेटी देखती है। जिला कमेटी मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी का जिला की जो यहाँ पे नगर निगम की संचालन समिति होगी वो देखेगी। प्रदेश से उस पर प्रभारी आता है। ओके। तो मैं फोन कर दूं, आप कर दो, ये कर दो, सब मिलने वाले हैं, सब मिलने वाले। मैंने क्या कहा, हम परिवार में काम करते हैं, पार्टी से परिवार बन गया है, ठीक है, तो परिवार में काम करते हैं, सब भाई है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मिलना एक को ही है, दबाव किसी चीज का नहीं होगा। दबाव तो आपके जीतने का भी फैक्टर होना चाहिए। आप उस वार्ड में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, 100 फैक्टर है। उस वार्ड की कास्ट कैलकुलेशन है कि नहीं है, उस वार्ड में पहले क्या रहा। वार्ड से याद आया, हाँ, आपका वार्ड है वार्ड नंबर 48।
जहां पर प्रमोद जी सामर भाजपा के दिग्गज नेता, प्रेम सिंह जी शक्तावत भाजपा के दिग्गज नेता, अलका जी मुंदड़ा पूर्व प्रदेश अध्यक्षा भाजपा महिला मोर्चा, 3 जनों के बड़े नेताओं के निवास होने के बावजूद, वहां के रहवासी होने के बावजूद चुनाव हार जाते हैं खुद की वार्ड से। देखिए क्या है, क्योंकि अब आप अखिल भारतीय विद्यार्थी से हाँ, परिषद ठीक से है, युवा मोर्चा में आ चुके हैं। कार्यकर्ता में युवा मोर्चा के। इसमें क्या है, 94-95 में जब फर्स्ट बोर्ड बना तो शांति दया आंटी पार्षद थे, फिर मोतीलाल जी डांगी बने, फिर मोतीलाल जी के बाद मेरे फादर पार्षद बने, उसके बाद प्रेम सिंह जी शक्तावत बने, और उसके बाद रॉबिन जी सरदार जी बने। उसके बाद मधु जी सुराणा और दीपक जी चौधरी का चुनाव हुआ। मधु जी सुराणा कोई 100-200 वोटों से चुनाव हार गए और कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए। 6 बोर्ड में हम पहली बार हमारा वार्ड हारे, फर्स्ट टाइम। हम कभी हमारा वार्ड नहीं हारे, और मैं आपको आज कह दूं, मैं मेरा बूथ आज तक नहीं हारा। मैं मेरे बूथ का वो कार्य करता हूँ जो पिछले चुनाव में, लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी 6 बजे जाके टेबल कुर्सी पे बैठ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे 7 बजे सामने सुगढ़ समाधि पार्क में से 50 वोटर आ जाते हैं, तो मुझे 6 बजे पहुंचना तय है। अच्छा, क्योंकि मेरा बूथ ही वही है, और मैं मेरा बूथ तक आज तक नहीं हारा। ठीक है, चुनाव के दिन बूथ की ही जिम्मेदारी होती है, वार्ड में सब जनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। वार्ड हारे, कुछ कैलकुलेशंस गलत हो गई उस समय का, सब जने इधर उधर भी लग गए, सबके बहुत कैलकुलेशंस हुई, तो उसमें कोई 100-200 वोट से माइनस हो गए। किसी चीज की नाराजगी होगी, ये कोई विषय रहे होंगे जनता के बीच में, उसको सुधार के वापस जीतेंगे, और इस बार आपको जीत के दिखा देंगे। नहीं, ये प्रश्न 5 साल बाद इसलिए पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में आपके पिताजी का एक बयान काफी वायरल हुआ। हाँ जी, जिसमें वो पूरा शहर जीतने का दावा कर रहे हैं, पर वार्ड नहीं जीत पा रहे थे, इसलिए ये सवाल लाजमी। अब उसके 2 चीज है, मैं आपको 2 चीज बताता हूँ। मयूर जी, आपके पुत्र पुत्री को आप एग्जाम देने भेजेंगे तो आप क्या कहेंगे? 100 में 100 लाना बेटा, प्रयास करना, यही कहेंगे? हम 80 में से 80 का प्रयास नहीं करेंगे क्या? प्रयास करेंगे ना, एम तो यही रखेंगे ना। दावा करना ना कि कार्यकर्ताओं के दम पे, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के दम पे उदयपुर शहर की जनता का जो विशेष प्रेम रहा, 6 बोर्ड, 2 विधायक, 2 सांसद, 1 राज्यसभा सांसद, इतने लोग होने के बाद, इतने कार्यकर्ता होने के बाद, अगर कहीं अपनी बात रखेंगे तो दावा ये करेंगे हमें संपूर्ण सीटें जीत कर आना है, हमारा प्रयास ये रहना चाहिए। तो प्रयास 80 से 80 का करेंगे तो ही तो कहीं हम हमारा बोर्ड बना के आगे बढ़ेंगे ना। आप बच्चे को क्या चाहते हो कि भाई 100 में से 100 मत लाना, ऐसा थोड़ी कहूंगे। अरे मैं कह रहा हूं, भाई आप नहीं कहूंगे ना, मान रहा हूं ना कि दूसरी चीज मैं आपको इसी में दूसरी नहीं पहले मैं बताऊंगा, नहीं तो फ्लो फिर ऑब्वियस। दूसरी चीज, संगठन की अपनी एक व्यवस्था है। संगठन हर चुनाव में किसी एक व्यक्ति को दायित्व देता है कि भाई आपको चुनाव का प्रभारी बनाया जाता है। नगर निगम के प्रभारी, चुनाव के प्रभारी, पूरे चुनाव के प्रभारी मेरे फादर थे। वार्ड के प्रभारी और कोई थे। ठीक है, तो सबका अपना दायित्व होता है, सबका अपना एक प्रभार होता है, सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे व्यक्तिगत धीरे धीरे अब ऐसा एहसास होता है, जीत संगठन की, हार व्यक्तिगत। आप इस पर कल्पना कीजिएगा, ये होने लग गया है। क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया में जो सदियों से यही तो होता है, सदियों से होता है। पहले लोग कम कहते थे, अब सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल मैसेज डाल के छोड़ देते हैं। और जिन लोगों ने मैसेज किया है वो ये भूल गए कि आप 4 दिन से बाजार में गा रहे हैं गीत, और फिर आप ही मैसेज डाल रहे हैं, तो उनको पता है, संगठन की नजर में आ गए। मैं 2 चीजों पे आपका जवाब देता हूँ। हाँ, पहला तो आपने ही बताया कि भाई जीत होती है वो संगठन की होती है, हार होती ऐसा मैंने कहा कि ऐसा आजकल मैसेजों में होने लग गया। ठीक है, मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं है। इसलिए होता है क्योंकि हमने कई मर्तबा देखा, जब वो शायद आप भी 90s के चाइल्ड ही हैं तो आप भी ये चीज महसूस करते हो, जब भारत पहले मैच हार जाती थी ना, तो कहीं कहीं पाकिस्तान से मैच हारना बहुत मतलब जो टिपिकल काम था। हाँ, वो तो अपने युद्ध जैसी स्थिति हो गया। फिर तो वहां पर क्या है कि उन खिलाड़ियों घर पे भी फूकता है। अपन भी कहते थे यार ये आज गलत कर गए, यार ये गलत किया। तो फिर उसमें उन 11 जनों का ही पुतला फूका जाता है, और जीतता है तो कौन जीतता? इंडिया जीता। तब कोई ये नहीं कहता है कि ये एक परंपरा है भैया, ये एक रिवाज हो गया, एक परंपरा हो गई। अब ये तो ठीक है, एक दौर है, पर मैं मानता हूं कि मेरे पिताजी ने जिस भी
ये बात जब भी बोली, जिस भी उद्देश्य से बोली, उनका टारगेट होगा सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप। उनको लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी आज उस स्वर्णिम दौर में है उदयपुर शहर के, कि जब जनता ने हम पे अटूट विश्वास दिखाया है। जी। आप मुझे एक चीज बताइए कि राजस्थान में कितने कम शहर हैं जहाँ इतनी बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना, निरंतर बोर्ड बना, इतने विधायक सांसद लोगों ने हमें दिए। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। अब मैं दूसरी पॉइंट पे आता हूँ। अब मैं बताता हूँ क्या होता है कि नीरज जी, शायद वो टाइम होता होगा, मार्च अप्रैल का टाइम होता होगा जब एनुअल एग्जाम खत्म होते थे, और एनुअल एग्जाम का वो छुट्टियां पड़ जाती थी, छुट्टियां पड़ जाती थी। थी। और जून या जुलाई के जून अप्रैल में खत्म होते थे, मई जून छुट्टियां होती थी, 1 जुलाई से कॉलेज स्कूल चालू जून से वो रिजल्ट आने वाला, जून में रिजल्ट 15-20 जून के आसपास। ठीक है। पर वो जब अपन 22-23 अप्रैल को जब आखिरी एग्जाम देके आते थे तो अपन अपने मन में जानते थे कि अपने कितने परसेंट आने, पर अपने पिताजी को थोड़ी कहते थे कि नहीं आएंगे। आपने कहा क्या कभी? ये वही मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझो। आदमी अपने मन में तो जानता है कि मैं 60% पेपर करके आया हूं। गलत हो इसमें। और पिताजी को तो ये कहता हाँ बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। आप मेरा आप समझिए, आपका एम हाई नहीं होगा, आपका टारगेट ही हाई नहीं होगा, तो आप करेंगे क्या? मैंने अभी सुना किसी अच्छे यूथ कांग्रेस के आप ही के शो में आए थे, हम बहुमत से जीतेंगे। 40 सीट तो तुम हार गए। 40 सीट ला रहे हो, 40 तो तुमने खुद नहीं कह दिया भाई हम हार गए जी। तो मैं क्या स्वीकार करूं चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कि हम 40 हार जाएंगे, 40 जीत जाएंगे? मैं कह रहा हूं कि अगर पूरी संगठन सब जने इतनी मेहनत करते हैं, आपको कभी उम्मीद थी क्या यूपी के लोकसभा चुनाव में 2014 में 80 में से 73 सीटें जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी? कभी उम्मीद करी थी क्या? नहीं करी। अगर उन्होंने टारगेट 80 का रखा होगा तो 73 जीत गए ना, इतिहास बना दिया। कभी उम्मीद थी क्या आप जैसी पार्टी नई दिल्ली में सरकार बनाएगी 70 में से 67 सीटें लाके? किसी ने उम्मीद की थी क्या? उन्होंने लक्ष्य रखा होगा, जीती होगी, जनता के पास गई होगी, जनता को विचार समझ में आया होगा, उनको वोट मिला होगा और उन्होंने सरकार बनाई होगी। तो आज आप देखिए यूपी जैसे प्रदेश में 80 में से 73 सीटें जीत कर हमने रिकॉर्ड बनाना चालू किया। आपने कभी कल्पना की थी क्या कि दो लोकसभा सांसद से 350 लोकसभा सांसद की भारतीय जनता पार्टी होगी? तो आप अपना मन स्वच्छ रख के, कार्यकर्ताओं पर विश्वास रख के, उन कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर काम करेंगे तो एक दिन लक्ष्य जरूर हासिल होगा। चलिए, बहुत लोग कहते हैं कि आप छात्र नेता कम और वंश परंपरागत उम्मीदवार ज्यादा हैं। क्या आप खुद को इस आरोप से अलग कर सकते हैं? इसका जवाब आप ही ने दिया मुझे थोड़ी देर पहले। पत्रकार, आज मेरे को आप बताइए उदयपुर शहर के कितने पुराने पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी, साहित्य के प्रति जिनका प्रेम रहा, जिन्होंने समझा। मेरे हिसाब से मैं 2-3 लोगों के नाम जानता हूं, तो एक आपको ध्यान हो तो बाणावत जी थे, उत्तक जी बाणावत के फादर। एक अपने मनु भैया के फादर, मनु जी राव के फादर, जो ग्रंथ लिखते हैं वहां पे, उन्होंने बहुत अच्छे वो लिखे हैं जी, उग्रसेन जी ने। और आपके उदयपुर एक्सप्रेस वाले खाबिया साहब के फादर जी। तो ये सब क्या वंशवाद में आप सब नीचे वाले? नहीं, मेरे फादर तो नहीं, आप नहीं, मतलब ये जो उनके बच्चे जो पत्रकारी करते हैं, तो वही मैं कह रहा हूं। आप समझे नहीं, आप मेरी बात समझो भैया। अपनी मेहनत है, आज उन लोगों की मेहनत है। उन लोगों ने एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो बन रहा है ना। डॉक्टर का सपना क्या होता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, तो बने। हाँ, तो क्या इसीलिए आप नेता बने कि आपके पिताजी? आप मेरी बात समझिएगा, मैंने इसकी बात स्टार्टिंग में ही कह दी। हमेशा आपको जैसे संस्कार, जैसा माहौल दिखता है, आप उस धारा में बहना, खुद अपने आप आपके कदम उस तरफ बढ़ते हैं। जिनके घर में पत्रकारिता का काम रहा, उन्होंने पत्रकारिता का लाइन चूज करी। जिनके घर में बड़े बड़े वकील रहे, उन्होंने वकील बनने की कोशिश की। आज मेरे दादाजी नर्सिंग में थे तो उन्होंने अपने पुत्रों को डॉक्टरों में डाला तो मेरी दीदी भी डॉक्टर बने, भैया भी डॉक्टर बने, सबने अपना काम किया। ठीक है, वंशवाद किसे कहा जाता है राजनीति में, उसे समझने का समय है। आप समझिए, आरोप लगाने से नहीं होगा। हाँ, तो आप बताओ ना, हम लोकसभा में समय फुल है। बिल्कुल। लोकसभा में भी आदरणीय मोदी जी ने जवाब दिया था इस पे। क्या राजनाथ सिंह जी की कोई पार्टी है व्यक्तिगत? नहीं, तो भाजपा के राजनाथ सिंह भाजपा से। क्या अमित शाह जी की कोई पार्टी है? नहीं। किससे है? भाजपा से ही है ना। प्रमोद जी सामंत किससे है? भाजपा से। मेरी कोई व्यक्तिगत पार्टी है? वंशवाद उसे कहा जाता है राजनीति में जहां आप ही के पुत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अच्छा, आप ही के पुत्र समाजवादी पार्टी में 17 टिकट एक ही परिवार में दे दिए। ये है विषय, ये विषय नहीं है। इसका जवाब मैं देता हूँ। इसका जवाब ये है
कि प्रमोद जी सामर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो गुलाब जी जब से राजनीतिक रूप से रिटायर्ड हुए हैं तो भाजपा के बिल्कुल कर्ता धर्ता की जो भूमिका अदा कर रहे हैं आज संगठन की, वो प्रमोद जी सामर कर रहे हैं। क्या इस बारे में आपको कोई शंका है? देखिए मैं आपको फिर भी क्या मानता फिर हूं। भी अगर प्रमोद जी सामर अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? नहीं, आप एक चीज सोचिए, मेरी अगर काम की क्षमता होगी ना तो संगठन मुझे अपने आप भी दे देगा। उसका मतलब ये जो आरोप लगा रहे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज देखिए, मैं आपको अभी भी एक चीज मानता हूँ, ग्राउंड लेवल की वर्किंग आज भी उतनी ही करते हैं वो जितनी पहले करते थे, और ना ये सब अफवाहों का एक दौर, एक मिथ्या, एक गलत वातावरण बनाना कि आज गुलाब जी भाई साहब चले गए तो प्रमोद जी देख रहे, ऐसा नहीं है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वोपरि ही देखता था, आज भी संगठन ही देखता है और हम सब उसके कार्यकर्ता है। ये बात तो आपको मेरे कंठ पे हाथ नहीं, कंठ पे मैं रखूंगा नहीं भैया, आप फिर अगले इंटरव्यू में आकर रख लिए होंगे। अरे नहीं यार, 2016 की हार ने आपके राजनीतिक करियर को झटका दिया। क्या उस दिन पहली बार आपको लगा कि जनता ने प्रमोद सामर के बेटे को नकार दिया? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि चाहत हर पिता की होती है कि बेटा उसके जैसा बने, और 101% आप ने डॉक्टरी नहीं चुन के आपने पिताजी की लाइन में आप आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक सरोकार का काम भी आप सभी के हमने देखा भी है, सभी करते हैं। तो एक टेस्टिंग थी नीरज सामर की, एक टेस्टिंग थी कि भाई क्या नीरज सामर को जनता एक्सेप्ट करेगी कि नहीं प्रमोद जी के राजनीतिक वारिस के रूप में। तो क्या उसमें फेल हुए पहली बार? देखिए, राजनीतिक वारिस एक अलग विषय हो गया और पिता के बाद पुत्र एक वारिस के रूप में अलग विषय हो गया। मेरा मानना है मयूर जी कि चुनाव में हार जीत एक चुनाव का दौर, एक पार्ट है। एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ा, हार और जीत, ठीक है, मैं चुनाव हारा तो मैंने उसको सहर्ष कबूल किया। ना तो कोई मेरी टेस्टिंग थी, ना मेरा कोई राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो गया या कुछ और हो गया, या लोगों ने नहीं स्वीकारा। अगर लोगों ने नहीं स्वीकारा होता तो मैं इतने आपके साथ इतने समय से जनता के बीच जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, सभी कार्यक्रमों में बुलाया जाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, संगठन जहाँ जिम्मेदारी देता है वहाँ निभाता हूँ और आराम से अपना मस्ती से काम करता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो आपकी टेस्टिंग थी भैया। एक्चुअल में आप देखिए, आप ये तो क्या हो गया कि ठीक है कि एज अ पत्रकार आपके लिए एक प्रश्न हो गया, परंतु एज अ कार्यकर्ता मेरे लिए, मेरे को मेरे संगठन ने टिकट दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया, ये मेरे लिए बड़ी बात। छोटा कार्यकर्ता क्यों है? कार्यकर्ता बहुत है ना, हमारे पास अच्छे क्वालिटी कार्यकर्ता, हम बहुत अच्छे व्यक्तित्व निर्माण की शाखा है हम सब। मतलब आप समझिए, हम वहाँ से आए, ज्ञानशील एकता की पाठशाला से आए, तो व्यक्तित्व निर्माण करना, बहुत अच्छे लोग संगठन में काम करते हैं और मैं मानता हूँ संगठन का हर व्यक्ति अपने आप में एलिजिबल होता है चुनाव लड़ने के लिए, उसकी भी इच्छा होती है। उनमें से 4 को चूज किया जाता है, पैनल पर टिकट दिया जाता है और वो लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। संगठन ने आपने संगठन में, एक ही संगठन में अच्छे से काम किया, इसलिए आपको टिकट मिला जी। ये एक ही पे काफी ज्यादा क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। चलिए, आपके खिलाफ आरोप है कि सामर परिवार ने मयूर ध्वज को चुनाव से रोकने के लिए साजिशें की। क्या आप साफ कह सकते हैं कि इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है? ये एक ऐसा झूठ है जिसको फैलाया जा रहा है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और कुछ भी नहीं। इसमें एक पॉइंट और जोड़ता हूं मैं। तत्कालीन रजिस्ट्रार भाटी साहब, जो आपके पिताजी के अच्छे मित्र भी हैं, ऐसा भी हमारे सुनने में आया। क्या उन्होंने मयूर ध्वज को नहीं कहा था कि एक केस का हवाला देखे कि भाई इसमें इस तरह के मैटर में इस तरह से उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, तुम्हारा फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा? देखिए, रजिस्ट्रार के पास उस समय एक कांड हुआ था, आपको मैं एक बताऊंगा। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष थे राजेश मीणा। हाँ, उनकी बुलेट पे मयूर ध्वज सिंह जी NSUI के झंडे लेकर ज्ञापन देने गए। अच्छा, ठीक है। फिर कहते हैं मैं 2010 से संगठन में था। कौन से संगठन में, तो कभी ये भी पूछ लेना है। ठीक है, तो ये विषय भी खत्म हो, रोज रोज क्या उनके भी मन में तसल्ली हो जी। मैं तो कहीं ज्यादा बोलता नहीं हूँ किसी भी विषय पे, बहुत कम
कमेंट करता हूँ, मैं इच्छा भी नहीं रखता हूँ, ठीक है। राकेश जी मीणा के साथ ये पूरा ज्ञापन देने गए, एसपी ऑफिस गए, यूनिवर्सिटी गए, पार्टी साहब के माथे पड़ गए। उस समय उन्होंने कहा कि ये एलिजिबल नहीं है, ये नियम है, वो है, इन्होंने की जो बातें रखनी थी रखी। उस दौरान उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इलाहाबाद की कोर्ट की रीडिंग्स है, पिछली बार जब सोनू आरी का निर्विरोध चयन हुआ तब रौनक पुरोहित का टिकट कैंसिल हुआ था, वो किस आधार पे हुआ, उन सब चीजों के डेटा को उन्होंने रखा। ठीक है, उनकी लीगल टीम ने उस पर काम किया और वो चुनाव लड़े, परंतु जब उनको मैंने आपको कहा ना कि मैंने उनको साफ कहा था कि मैं आपके खिलाफ नहीं करूंगा, मारा नहीं बेगा, तो आप चिंता ही मत करो, हारांगा जीतांगा देख लूंगा। तो मैंने कहा तो फिर मैं पार्टी साहब को क्या लेने क्योंगा। दूसरी चीज, उदयपुर में बहुत सारे अधिकारी हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, पर उनका राजस्थान सरकार के प्रति उनका एक दायित्व है, जिस पद पर वो आए हैं उसको उनको निभाना है। और मैं मानता हूँ आज के आरटीआई के युग में, सोशल मीडिया के युग में, ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं कि राह चलता आप किसी का रिजेक्ट कर दो, एग्जाम मत दिलाओ। आपको मैंने बताया ना कि एग्जाम दिला संविधान का एक प्रक्रिया है, मैं कैसे रोक सकता हूँ? मैं क्या कोर्ट से बड़ा हो गया जो संविधान की प्रक्रिया रोक दूंगा? जी। कभी किसी ने पूछा कि कितनी देर एग्जाम दिया? तो यार अब मैं तो पुलिस लेके बाहर खड़ा हुआ था, ये तो छत से आया है क्या है? तो हमने कभी आरोप लगाया क्या? हमने कभी आरोप नहीं लगाया। मयूर जी, आज जितनी बातें मैंने बोली है ना, मैंने मेरे हिसाब से 10 साल में पहली बार किसी के सामने इतनी बातें रखी होगी। मेरे हैबिट में नहीं है मैं क्योंकि उसका कारण है जी। देखिए, आपको आगे बढ़ना, आप अपना काम कीजिए बस। चलिए, छात्र राजनीति आपके लिए जमीन से जुड़ा संघर्ष थी या सिर्फ बड़े नेताओं की छत्र छाया में खेला गया एक प्रयोग? जीवन जीने की एक सीख, जीवन में उस मेवाड़ वागड़ के उस गरीब विद्यार्थी की, जिसके घर वालों के आंख में मैंने साइंस कॉलेज के गार्डन में आंसू देखे कि मेरे पुत्र और पुत्री का एडमिशन नहीं हुआ, और उसके बाद उस दिन मैंने सोच लिया कि यार इस चीज में कुछ करना है, तो मैंने उस प्रक्रिया के लिए जंग लड़ी। एक छोटे से एग्जांपल से आपको इस बात बता रहा हूं कि आपको ध्यान होगा कि पहले एडमिशन की प्रक्रिया कैसे होती थी। 4000 फॉर्म आए, 4000 बच्चों को 1 से 4000 के बीच में मेरिट लगा के चिपका देते थे, बच्चों को बुला लेते थे। अब धीरे धीरे प्रक्रिया चेंज हो गई है। आपको पता होगा कि पहले 1 से 400 को बुलाते हैं, 400 से 800 को बुलाते हैं, सीटें बढ़ जाती तो फिर मना कर देते, आप नहीं आए। कभी सोचा क्या कि सीमलवाड़ा, खेरवाड़ा, डूंगरपुर, जाड़ोल, फलासिया का वो गरीब आदिवासी अंचल का बच्चा अपने माँ बाप के साथ सुबह और शाम का टिफिन लेकर आता है और धूप में, बारिश में उन कॉलेजों के बाहर बैठ के उनके माँ बाप और बच्चे खाना खा रहे होते हैं, और शाम को निराशा से जाता है कि अपना नंबर तो 3000 रुपये था, इन्होंने जबरदस्ती बुला के ना आज एडमिशन नहीं दिया। कभी उसकी कल्पना, उसकी पीड़ा किसी ने देखी क्या? ये विद्यार्थी परिषद की सीख है जो उन्होंने मुझे सिखाई, और मैंने अपना कर्तव्य किया कि मुझे इन चीजों को रोकना है। मैं चुनाव आ रहा, उसके बाद भी मैंने सैकड़ों ज्ञापन दिए, सैकड़ों काम किए। क्यों? क्योंकि संगठन ने सिखाया, इसलिए किया। ये जीवन सीखने की कला है। चुनाव आपको हार और जीत से आपको अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का एक तमगा दे सकता है, परंतु उन लोगों की मदद करने का जज्बा आपको संगठन सिखाता है और आप में होना चाहिए। तो मैंने प्रयास किया उसके लिए, और मैं निरंतर प्रयास करता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों में दूसरी जगह भी बहुत काम करता हूँ। मैं रक्तदान के लिए भी बहुत मेहनत करता हूँ। मैं, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपने ये रिजल्ट में आरएल लग जाती, रिजल्ट लेटर, बहुत टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है। उसके लिए आज भी मेरे पास कितने लोगों के फोन आते हैं, उनके लिए फोन करता हूँ। आज भी विश्वविद्यालय में लोगों के लिए फोन कर रहा हूँ, काम हो रहे हैं, काम कराते हैं। आप उस पीड़ा के दर्द, उस दर्द को समझिए, मेरी बात की उस दर्द को समझेगा कि क्या उन माँ बाप की क्या गलती है कि आपके सिस्टम का फेलियर है। आप हार्ड कॉपी भी मंगा रहे हो, सॉफ्ट कॉपी भी डलवा रहे हो, ईमेल से भी ईमेल से फॉर्म भरवा रहे हो, उस बच्चे को मैसेज ही नहीं पहुंच रहा है कि उसको आना कब है, जाना कब है। बेचारे माँ बाप सुबह शाम का टिफिन लेके यहाँ गार्डन में बैठे हैं, बाहर बारिश आ रही है, छात्र संघ के पदाधिकारी लड़ा रहे हैं, पुलिस के लठ पड़ रहे हैं, हर किसी के पड़ रहा है। तो आप उनका दर्द समझिए ना, उस दर्द को आपको काम करना पड़ेगा। और विश्वविद्यालय में धीरे-धीरे के चुनाव ने ये आपको सारी चीजें, उससे पहले से भी एहसास था, धीरे धीरे बदली। मैंने आपको बताया ना कि जैसे हमने आरटीआई लगाई, पता पड़ा, संगठन में मैंने बातचीत की, संगठन ने धीरे धीरे करके उस बदलाव का दौर चालू किया कि वोटर आईडी बिना साइन के नहीं मिलेगा जी। तो ये बदलाव है ना। ये मेरे बाद जो चुनाव लड़े, चाहे वो किसी भी दल के हुए हो, तो उनके साथ भेदभाव तो नहीं हुआ।
जी परंतु मैंने कभी किसी को पे आरोप थोड़ी लगाया कि ये ले गए क्या वोटर आईडी, मैंने नहीं लगाया। जी मैंने उस प्रक्रिया को समझा, उसको बदलने का काम किया, एडमिशन की प्रक्रिया में काम किया, हॉस्टलों के लिए मेहनत करी। जी आप एक चीज समझिएगा, ये क्या होता है कि आपको धीरे 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 उन प्रक्रियाओं को समझ के उसमें बदलाव लाने की अगर आपकी इच्छा है, अगर इतना ही सब कुछ होता कि मैं सिर्फ राजनीति करने आया था तो मैं आज आपके सामने इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, तो मैं तो हार गया था। हारने 2016 के 15 में बहुत लोग हारे, 14 में ही हारे, 13 में ही हारे, वो सब चले गए। आपकी हार के साथ साथ कृष्णपाल सिंह जी चुंडावत की भी हार हुई थी, पर उस हार का कभी चर्चा ही नहीं हुई। देखिए उनके क्या था कि उनको एनएसयूआई से टिकट लाना था, वो एनएसयूआई से मुर्दोज का टिकट काट के वो लिया है। वो टिकट लाए और उसके बाद उन्होंने प्रयास किया और चुनाव में ठीक है वो भी असफल रहा, मैं भी असफल रहा। फिर वो उनके चित्तौड़ के क्षेत्र में काम करने लग गए और फिर पिछले अभी लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जयपुर पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ज्वाइन कर ली। चलिए, एक बात अक्सर आपके विरोधी कहते हैं कि जिन जिन को पिताजी नापसंद करते हैं उनसे संबंध अच्छे करने का काम नीरज को सौंपा जाता है। जैसे कि बाजार में चर्चा है आम यह है कि अभी मौजूदा जिला कार्यकारिणी में एक महामंत्री जो है वो आपके पिताजी की पसंद के नहीं है, पर वो प्रदेश से भेजा गया है कि नाम था, प्रदेश के एक मुखिया जो है वो उनके रिश्तेदार हैं, इस वजह से वो जिला महामंत्री बने। तो अब उनसे पिताजी की ट्यूनिंग नहीं बैठ रही थी, इसलिए नीरज को वो काम सौंपा गया। और नीरज जी ने भी एक बढ़िया शानदार फोटो वायरल हुआ जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहा। बोहरा गणेश जी मंदिर के बाहर का वो दृश्य, मनमोहक दृश्य पूरे शहर ने देखा। उस दिन गणेश चतुर्थी थी, हम दर्शन करने गए थे, मैं और श्रीमान पंकज जी बोराना 2012 के अध्यक्ष हैं जी। मैं आपको 2011 की एक किस्सा सुनाता हूँ। अब कितने लोगों को पता है, ठीक है, संगठन का कार्य ज्यादा बताना भी नहीं चाहिए और इतना कोई अपने वो भी नहीं है कि भाई बता के कोई अपने को उसका माइलेज लेना है। 2011 में नयन जी कटारा चुनाव आ रहे हैं, मिथिलेश जी भाई साहब थे और यहाँ पे विनोद जी भाई साहब थे। अगले दिन पापा ने फोन किया कि भाई साहब आओ चाय वाय पीने आओ। हार गया चुनाव है, इसमें क्या हो गया, संगठन का काम करते हैं, हार जीत चलती है, आओ चाय वाय पी। जिस दिन नयन जी कटारा चुनाव हारे उस दिन के अगले दिन 11 नाम को अल्फाबेटिकली वोटर लिस्ट उठाई गई। 11 नाम को मेरे घर के कंप्यूटर पे टाइप किया गया हिंदी में, क्योंकि ये वोटर लिस्ट देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और वहां से काम चालू हुआ। पापा ने कहा मैं इस पर मेहनत करता हूँ, अपन एक बार एबीपी जीतनी है, बस कैसे भी करके जीतनी है। विद्यार्थी परिषद जीते उनका लक्ष्य, उनको विद्यार्थी परिषद से अटूट प्रेम है। उन्होंने खूब बरस काम किया, उनका आज भी बहुत लगाव है। पंकज जी बोराना के चुनाव में मेरे पिताजी, मेरे चुनाव में आए हो नहीं आए हो, पंकज जी बोराना के चुनाव में मेरे पिताजी जब तीसरी बार की रिकाउंटिंग, दूसरी बार की रिकाउंटिंग हुई ना, तब चैनल गेट पर पहुंच चुके थे कि भैया अब रिकाउंटिंग बंद करो, हमारा डिक्लेयर हो गया, अब अननेसेसरी विवाद मत करो, ठीक है। तो ये लोगों का एक कहानियां है कि वो नहीं चाहते थे, वो नहीं आते थे, या उनके पसंद। पहली चीज, संगठन में जिन भी व्यक्तियों को दायित्व मिला, सम्मानित जिला अध्यक्ष, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष के पास पैनल जाता है, पैनल डिस्कशन किया जाता है और उनका एक सिस्टम है, उसमें कोई व्यक्ति महामंत्री बनता है। ये सब सिर्फ अफवाहें। अच्छा, मैंने पंकज जी के साथ आपको एक कारनामा बताओ। पंकज जी के चुनाव में आप, पंकज जी रात को, उनका बहुत अच्छा सिस्टम था, वो 12 बजे घर चले जाते, सो जाते थे, थक जाते थे। अब कार्यकर्ता होते 1 बजे जावे। तो हमारे क्या हुआ, कोई विवाद हो गया। हम बहुत पुराने नेता भी थे उसमें, मैं नाम नहीं लूंगा वो, तो हम कोई पोस्टर बैनर फट गए। अम्मा माता थाने में हम सबको बिठाया, मैं पंकज जी के चुनाव में भी थाने में बैठा हूँ। अच्छा, आपको बताऊं, ठीक है। तो पंकज जी मेरे बड़े भाई है, मित्र है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेरे चुनाव में खूब मेहनत करी, उन्होंने मेरे लिए खूब मेहनत करी। दूसरा, ये सब एक मिथ्या है। देखिए क्या होता है, कितनी बार अलग अलग समीकरणों से भी लोगों को दायित्व दिया जाता है, तो उनको भी मिला, इसमें क्या है, कोई चाहना नहीं चाहने का। मुझे एक छोटी सी बात बता दो, चलो आज अपन एक बहुत मतलब गहरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। अरे यार, गहरा टॉपिक ये है कि क्या आपको लगता है कि
गजपाल सिंह जी इस पूरे डिसीजन को ले रहे हैं, प्रमोद जी का कोई उसमें योगदान नहीं। किसी भी एक व्यक्ति को संगठन में अनेक प्रकार के दायित्व दिए जाते हैं, मतलब किसी को एक को जिलाध्यक्ष बनाएंगे, किसी एक व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, प्रदेश महामंत्री बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो मैंने देखा है, मतलब मैं कमेंट करने के लिए, देखो एलिजिबिलिटी उस क्राइटेरिया में एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, देखिए कहना उचित भी नहीं होता है। जो मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी में हमेशा निर्णय संगठन की रूपरेखा के अनुसार सबको साथ ला के, सबको साथ पूछ के, सबकी राय मशवरे के बाद पर्टिकुलर दायित्व वाला व्यक्ति करता है और उसके बाद वो प्रदेश को उसकी जानकारी देता है और प्रदेश उसको रीवेरीफाई करके घोषणा करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मयूर दत्त जी कई बार ये कहते हैं कि भाई उनको जीवन में कई बार ऐसे मौके मिलने वाले थे, पर हमेशा एक बड़े नेताजी के दबाव में आकर सारे फैसले बदल लिए जाते हैं। अब उसका एग्जाम्पल भी दे देता हूँ मैं आपको साथ का साथ। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि भाई मयूर दत्त का नाम चंद्रगुप्त सिंह जी की कार्यकारिणी में जिला मंत्री के पद पर आता है। अब वो क्या दबाव था वो तो आप ही स्पष्ट कर पाएंगे। 2 दिन में वो नाम वापस निरस्त हो जाता है। ठीक है, चलो जिले की कार्यकारिणी में नहीं आया, मंडल की कार्यकारिणी, एक यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट को मंडल अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी में लेना चाहता है, पर बाजार मंडल कहाँ था? राणा प्रताप। किस जिले में आता है? उदयपुर। पहले कहाँ बने? देहात। पहले वो खुद तय करे कहाँ बनना है। नहीं, वल्लभ नगर यार से तो ताल्लुक रखते हैं ना, गांव वल्लभ नगर है ना। आप मेरी बात नहीं समझे। आप भी वल्लभ नगर से ताल्लुक रखते हैं। यार कैसे रखता हूँ मैं वल्लभ नगर से ताल्लुक? यार आपकी गहरे समय आपके दादाजी की पोस्टिंग वल्लभ पोस्टिंग रहेगी उससे। भैया आप नहीं समझे, मेरे को आप एक चीज बताओ, पर मैं काम तो शहर उदयपुर शहर जिला में कर रहा हूँ ना। आप एक चीज समझना, मैं देखो सिंह जी का क्या क्राइटेरिया यार, आप ताराचंद जी जैन का क्या क्राइटेरिया, वो तो आप उनसे पूछो भैया। देखो आप, मैं अपनी बात कर रहा हूँ है ना, मैं आपको एक चीज समझाऊं। तो इसमें 2-3 विषय मिक्स हो गया। एक तो क्या, पहले भाई देहात में कर रहे हैं कि शहर में कर रहे हैं, वो खुद तय करें, मेरा कोई लेना देना नहीं। संगठन में काम करना, कहीं भी मौका मिले, हाँ जहाँ मौका मिले तो ये बेस्ट है, जहाँ मौका मिले। तो फिर उनका नाम, अब मैं आपको दोनों विषय क्लियर कर देता हूं। मंडल अध्यक्ष जी एक पर्चे पे नाम लिख के ले जाते हैं और बाजार में अफवाह ये कहती है कि भाई पर्चे पे नाम लिख के लेके गए थे वो, और उस पर लाल लाइन फेर दी गई। किसने फेरी? एक बड़े नेताजी के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तीसरा ये था कि पंचायती राज के चुनाव थे 2020 के। हाँ हाँ, कोविड से पहले वाले में। हाँ, तब आपके पिताजी शायद एक जगह के प्रभारी थे जहां से मयूर ध्वज सिंह जी ने, मेरे पिताजी पूरे चुनाव के प्रभारी थे। हाँ, चुनाव के प्रभारी, वहां से उन्होंने टिकट मांगा और उनको टिकट भी नहीं दिया गया। ठीक है, ये 3 विषय उन्होंने हमें बताया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है, अब मैं कहाँ से चालू करना है, मतलब 2020 से चालू करें? मतलब पहला टिकट वही था। देखिए, उन्होंने टिकट मांगा वल्लभ नगर से, जैसा कि उन्होंने बताया मेरी जानकारी में नहीं था पहली चीज, क्योंकि मैं वल्लभ नगर की राजनीति से, ठीक है, नाम सुनते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, नेता आते हैं, अपन मिलते हैं, अपन भी जाते हैं आते हैं, ठीक है। मेरा वहाँ पे कोई यूं नहीं है कि मेरे को वहाँ से कहीं से चुनाव लड़ना है, ऐसा है ये कभी कोई दिमाग में वहाँ की जाके राजनीति में कार्यकर्ता के रूप में सम्मान है, हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं, सब करूँगा। एक तो लोकल टीम का विषय ही है, वहाँ के मंडल अध्यक्ष ने किसकी राय दी, वहाँ के चुनाव प्रभारी ने किसकी राय दी, फिर वो ये क्या है, 7 विधानसभा का मामला है, आपके अकेले का टिकट विषय नहीं होता है। वल्लभ नगर के प्रभारी तय करते हैं। चुनाव प्रभारी के पास तो खाली पैनल जाता है। ओके, नीचे से ही पैनल जिसका जाएगा, नीचे से पैनल में नाम जाएगा तो आपको लड़ाएंगे ना। ठीक है, अब उनका उस समय वहां पे शायद तक उदयलाल जी थे, हिम्मत सिंह जी और ये सब थे, तो उन्होंने भाई वहां की कमेटी जाने ना यार, वो कमेटी निर्णय करेगी, मैं थोड़ी करूंगा क्या कि उनके गांव में कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, किस वर्ग का है क्या वो वहीं रहते हैं नहीं रहते हैं, 100 प्रकार के प्रश्न हैं। तो दूसरा क्या होता है, उस गांव में सामने किसको टिकट मिल रहा है उसके हिसाब से कितनी बार टिकट बदल जाते हैं। राजनीति में होते ही है ना, कितनी बार टिकट बदल जाते हैं। तो उसमें पहली चीज तो ये कि वहां की लोकल टीम जाना, हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। दूसरी चीज, फिर आपने कहा कि जिला मंत्री वाला विषय, जिला मंत्री वाला विषय, मयूर जी आप विश्वास कीजिएगा, मेरे को सीधा मीडिया से ही पता पड़ा। अच्छा, कि ये बने,
ठीक है। मैं ध्यान हाँ तो नहीं। बन गए तो वो तो सबने बता दिया ठीक है, था, बता फिर दिया। हटवा दिया। अब ये इसमें कंफ्यूजन है भैया, ये मैं आपको बताता हूँ क्लियरली। देखिए क्या होता है, उस समय प्रदेश ने क्या दिशा निर्देश जारी कर रखे थे। पहली चीज, क्या प्रदेश की अनुमति से एक्सपांशन हुआ जिला कार्यकारिणी का? दूसरी चीज, मैंने या मेरे परिवार में से किसी ने भी जयपुर दिल्ली कहीं फोन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ झूठ। इतना बड़ा झूठ है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, ये काम करने के लिए वहाँ फोन करें, ये ऐसे नवरे काम अपने नहीं है। जिन्होंने बनाया उन्होंने किन मापदंडों में बनाना है? क्या प्रदेश से अनुमति हुई? क्या एक मिनट हाँ एक सेकंड, क्या हटाया? तो कोई छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि भाई प्रदेश ने जिलाध्यक्ष को नियुक्त कर दिया, अब जिलाध्यक्ष फ्री है ना अपना एक्सपेंशन करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, परंतु उसमें भी कुछ कारण होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपकी मनमर्जी से या कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बना दे, ऐसा नहीं होता है किसी भी जिले में। मैं किसी पर्टिकुलर जिलाध्यक्ष या किसी व्यक्ति के बारे में अपन नहीं कह रहे। ठीक है, एक डेफिनेट प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के निमित्त ये सब काम होते हैं। ठीक है, प्रदेश में जिले का प्रभारी होता है, प्रदेश महामंत्री जो होते हैं वो संभाग को देखते हैं, संभाग प्रभारी होता है। उनकी सूचना होती है कि भाई हमें इस कारण से हम कार्यकारिणी एक्सपांड कर रहे हैं। आप इकलौता जिला है कि राजस्थान में उदयपुर देहात जो आपने एक्सपांड किया, 25 जिले हैं वो भी सब करते हैं भाई, तो ऐसे सब कार्यकारिणी तो बढ़ती जाएगी ना। तो उनका कोई कारण होता है कि एक्सपांशन क्यों किया जा रहा है। एक रीजनेबल आपको कारण बताना पड़ता है कि भाई कोई चुनाव आ रहा है या कोई विषय है भाई कि नहीं इनकी इच्छा है या हमें कहीं और जोड़ना है। अच्छा, कार्यकारिणी के अलावा बहुत सारे प्रकोष्ठ दूसरों में भी जोड़ सकते हैं ना, कोई ऐसा तो है ही नहीं, पर उसकी घोषणा प्रदेश से अनुमति के बाद होती है, पहले नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीज इसी में मैं आपको कहना चाहूंगा, जिन्होंने बनाया उन्होंने हटाया, किसके कहने पे हटाया, किसके कहने पे बनाया, क्या सबको हटाना था और उनको हटाया, इन सब का जवाब उनसे लिया जाए, मेरे से न लिया जाए। क्योंकि मैं आपको आज साफ कह रहा हूँ, मेरा इस विषय से लेना देना नहीं था। जबरदस्ती मेरा नाम घसीटा गया, जबरदस्ती नाम घसीटा गया। मतलब उड़ते तीर नहीं, आप ये षड्यंत्र है। मेरे को अच्छे से ध्यान है, एक बार कहीं उन्होंने, मेरे एक मित्र ने मेरे को कहा, यार ये कहते हैं यार निधि यार कि मेरे को 9-10 साल से पीड़ित कर रखा है। मेरे मन की भी एक पीड़ा है। मैं उन सब जयचंदों से कहना चाहता हूँ, अब षड्यंत्र बंद करो यार। क्या है, हो गए 10 साल, अब इस रामायण मतलब इस कहानी को, इसको कहीं तो जगह, हाँ मतलब आप, क्योंकि आप रोज झूठ बोल बोल के नहीं बनते, मेरे माथे डोल देते हैं। क्या लेना देना है भाई? मैंने कहा कि एनएसयूआई से काम करो, मैंने कहा कि युवा मोर्चा पर हमला करो, मैंने कहा कि जनता सेना में काम करो, मैंने कहा कि गुलाब चंद जी कटारिया के टिकट का विरोध करो। मेरे कहने पे करने गए थे क्या? संगठन ये भी देखता है कि आप कितना निष्ठावान कार्यकर्ता है। उस समय किसी को गलती याद नहीं आती है, उस समय सब नीरज सामर बाद में याद आ जाता है। मेरा कोई रोल नहीं है, आप हर चीज में खाली और खाली मेरे पर ढोल दो, उससे कुछ नहीं हो सकता है। राणा प्रताप मंडल, हाँ कितना बड़ा मंडल है आपको पता है? बहुत बड़ा होगा, 18 वार्ड, हाँ 21 की कार्यकारिणी, खुद मंडल अध्यक्ष उनके वार्ड है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कार्यकारिणी में SC ST और महिलाओं की एक आरक्षित सीट है, 12-13 आपको बनानी है। ठीक है, 10 दूसरा 10 कार्यकर्ता, 12 कार्यकर्ता जो भी है। तीसरी चीज, ये भी मैंने आप ही के इंटरव्यू में सुना, जो भी बता रहा हूँ आप ही के इंटरव्यू में सुना कि उनका नाम था और उनका नाम काट दिया गया। ना तो कभी भी वैष्णव जी ने ऐसा कोई काम किया और ना उनको उनकी जानकारी में था। दूसरी चीज, ये खुद गए क्या वैष्णव जी से मिलने की मेरे को बनना है कि नहीं बनना है? जब गए नहीं तो माता बड़ी की चीज किया। वैष्णव जी को जानकारी नहीं थी क्या कि मैं वैष्णव जी नाम लेकर नहीं गए थे? यार वैष्णव जी नाम लेकर गए तो वो उन्होंने उनके मंडल स्तर पे तय किया ना, उसमें मेरा क्या काम है? आप एक चीज समझो भैया, नाम लेके गए वो आपसे तय नहीं करना था। हाँ। वो नाम हटा। अरे नहीं भाई साहब, मेरी बात नहीं, गलत है, कोई विरोध नहीं था। अरे कोई विरोध नहीं था, मेरे क्या करना मंडल में बनो मारे। यार आप एक चीज नहीं समझे, मैं उस दौड़ में ही नहीं हूँ, मैं क्यों जबरदस्ती जाऊंगा यार? मैं उनकी उस दौड़ में ही नहीं हूँ जी। आप मेरी बात समझो। मैं उस वार्ड का निवासी नहीं, मेरे वार्ड के वो निवासी नहीं, मेरी वो दौड़ नहीं। यूं तो था ही नहीं कि मैं भी उस पद के लिए दौड़ रहा था, वो भी उस पद के लिए दौड़ रहे थे हमारे। एक्चुअल में फिर मैं कहना चाहता हूँ, षड्यंत्रों, झूठ, इन सब पिक्चरों से बाहर आना पड़ेगा।
अच्छा, समझो मयूर इस ध्वज चीज को को। लेके काफी बात होगी। मयूर ध्वज ठीक है, हम मानते हैं कि भाई मयूर ध्वज कई बार सीधे तौर पर आप पे आरोप लगाते हाँ, हैं, बहुत बार लगा और बहुत सारी चीजें ऐसी है हम्म, जो होनी चाहिए थी, पर सत्ता का प्रमुख केंद्र आपके पिताजी हैं इसलिए हो नहीं पा रही है। उसके पीछे क्या कारण है? जैसे अभी जिला कार्यकारिणी की बात लेते हैं, आप कहते हो कि संगठन में गद्दारों की कोई जगह नहीं, बगावतियों की कोई जगह नहीं, तो फिर सीएसएस का इतने सालों तक नेतृत्व करने वाले अशोक जी शर्मा को किस बूते पर पार्टी में लिया गया? पहला सवाल ये। पूर्व जिला मंत्री गजेंद्र भंडारी को क्यों पार्टी में पद से वंचित रखा गया? दूसरा सवाल ये। तीसरा सवाल ये, वर्षों तक पार्टी की बगावत करी, उन्हें अपने संगठन में ले लिया, दीक्षित साहब को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अब मैं इसका जिनको, पहली जो चीज- मंडल अध्यक्ष में आपने बहुत सारे मंडल अध्यक्षों को, एक मंडल अध्यक्ष को तो आपने महामंत्री तक बना दिया, पर दूसरे मंडल अध्यक्षों को आपने जिला कार्यकारिणी में भी लिया, जिसमें राजेश जी देखिए, वैष्णव भी शामिल मैं थे। आपको एक चीज बताता हूँ। हम्म, पहली चीज देखिएगा, एक तो मैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। नहीं, नहीं, आप मेरी बात समझना, मैं अपना विचार आपसे रखूंगा। पूछ इसलिए मैं सकते हैं नहीं, क्योंकि मैं आप उसका कारण आपके- बता रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या है, पार्टी में एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है। जो व्यक्ति जिलाध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका एक संगठन का एक रूप है, एक साचा है, उसी साचा में आपको काम करना है, आप समझिएगा। किसी एक व्यक्ति के कहने से किसी को बना दिया, हटा दिया, ऐसा नहीं होता है। पूरा एक सिस्टम चलता है, उस सिस्टम के अनुरूप काम किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अब आपने मुझसे 3 लोगों के बारे में व्यक्तिगत पूछा है, मेरा निजी और व्यक्तिगत मानना है, संगठन के दृष्टि से मैं नहीं एलिजिबल हूँ कहने के लिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, है ना। 2015 में आप ही के अखबार की हेडिंग थी सीएसएस ध्वस्त, सीएसएस ने किया विलय, कर दिया। उनको अवसर कितने साल बाद मिला? अच्छा, मुझे नहीं, मैं आप यार भैया, फिर बात वही हो गई कि जवाब, हाँ, जवाब ठीक है, फिर जवाब ले लो। मिला जी। 10 साल बाद, ठीक है, किया, वो संगठन में जुड़े, उन्होंने उसके बाद चुनाव लड़ाना बंद कर दिया। ठीक है, विषय वही क्लोज, 15-16 के बाद से चुनाव लड़ाना बंद, वो आ गए। उन्होंने मेहनत करी क्षेत्र में, उनके गोगुंदा भी लगता है और उदयपुर शहर का भी कुछ पार्ट लगता आपके है। चुनाव में सीएसएस नहीं थी ना? नहीं, मैंने क्या 15 और 16, मैंने दोनों बोला। 15 में सोनू हरी, 16 में गौरव शर्मा का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने हमारे को समर्थन की लेटर पैड पे घोषणा करी, और उसके बाद से उन्होंने कोई चुनाव, उन्होंने 16 में किसको समर्थन दिया था? उन्होंने ऑफिशियली हमें ही समर्थन है, विद्यार्थी परिषद को समर्थन। विद्यार्थी परिषद को समर्थन दिया था। क्या उसी का परिणाम जब पिताजी के पास सत्ता का केंद्र आए तो उनको वापस यार बहाल वो कर तो दिया? क्या, आप चीजों को लिंक कर दो, उससे नहीं होता है। ठीक है, आज 10 साल बाद किसी व्यक्ति को अवसर मिला है, तो उसका तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। अच्छा, जो अनेकों संगठन में घूम कर आए, अगले दिन सुबह जब बनना चाह रहे हैं, उसके तो बारे में आपको ध्यान ही नहीं। बेचारा 10 साल बाद आया, तो उसके यार तो फिर उसके बाद से तो वो आपके संगठन में ही काम कर रहे हैं ना, मयूर ध्वज जी। कहाँ कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? ऑफिशियली ज्वाइन कब करो ना यार। आप, मैं तो कह रहा हूँ आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी बात समझिए। देखिए, मतलब वो भाजपा के नहीं है यार, आप फिर किसी के चुनाव में आके काम करना, फिर किसी के चुनाव, अपने इच्छा के उम्मीदवार के लिए आओ, अपने इच्छा के उम्मीदवार के लिए चले जाओ, तो यार ये तो मैं क्या डिसाइड करूँ? आप खुद सोचो ना भैया यार जी। इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक बात। वो अभी जागरण मंच के कार्यकर्ता है, अच्छा काम कर रहे हैं, बात खत्म। गजेंद्र जी भंडारी मेरे सीनियर रहे हैं गजेंद्र जी भंडारी, और उनके जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जब उनका मैसेज नहीं आता था। उन्होंने हमेशा व्यक्तिगत रूप से, ग्रुप के रूप से सूचनाएं कराई कार्यक्रम की, रक्तदान शिविर हो, तिरंगा यात्रा हो, अनेक आंदोलन हो। मैंने उनके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में, उनको जिलाध्यक्ष वो थे, और मेरे चुनाव में उन्होंने बहुत मेहनत करी। मैं आपको बहुत व्यक्तिगत बताता हूँ, मेरे बहुत अच्छे संबंध भी हैं उनसे भैया से। वो नहीं बने या वो क्यों नहीं बने, इसका जवाब जिलाध्यक्ष जी के पास हो सकता है, नीरज सावल के पास नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, अब नीरज जी के पास का जवाब ही नहीं है तो फिर इस बात को खींचने का कोई तात्पर्य नहीं। भवानी बोरीवाल जो पिछले चुनाव में आपके खिलाफ मयूर ध्वज की टीम में थे, उन्हें टिकट मिला और आप किनारे कर दिए गए। क्या ये आपके लिए संगठन की ओर से सबसे बड़ा तमाचा था? देखिए, एक
मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया, उस समय जीतने की कंडीशन किसकी थी उसको लेकर विद्यार्थी परिषद के महानगर की समिति ने तय किया कि भाई इनको टिकट मिलना चाहिए। उनको पहले कार्यालय बुलाया और उनको ज्वाइन कराया। उस समय मैं वहीं था, ये किसी को नहीं पता है, मेरे सामने उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो ज्वाइन कराया, चुनाव लड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, भवानी शंकर जी बोरीवाल अध्यक्ष बने विद्यार्थी परिषद से। देखिए क्या होता है, मैं आपको मैं नाम थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो सकता हूँ। पूर्व कृषि मंत्री थे कैलाश जी चौधरी, बालोतरा वाले, शिव बालोतरा वाले। वो विधानसभा का चुनाव शायद तक, मैं मतलब नाम मिस्टेक नहीं कर जाऊँ, कर्नल छोलाराम जी के सामने चुनाव लड़े विधानसभा का और वो जीत गए। विधानसभा का जीत गए। 6 महीने बाद कर्नल छोलाराम जी कांग्रेस से आए, बीजेपी में आए और वही कैलाश जी चौधरी ने कर्नल छोलाराम जी के लिए लोकसभा में वोट मांगे। ओके, ये संगठन है, आपको काम करना पड़ता है। आप मेरी बात समझिए, ऐसे 100 ही एग्जाम्पल होंगे, ये मेरे जहन में, ऐसे मैंने आपको डिस्कस किया, मैं नाम ऊपर नीचे हो सकता हूँ, परंतु ऐसा विषय भी हुआ है। कितनी बार अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति किसी और कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बन के काम करता है जी। अरुण जी चतुर्वेदी अध्यक्ष, वसुंधरा जी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष। अरे पर हमने तो इस कार्यकारिणी में भी देख लिया। तो क्या हो गया, संगठन का आदेश है ना, मानना है, काम करना है। काम करने के लिए फिर क्या है, छोटा क्या बड़ा, काम मतलब कर रहे हैं उसको पर निजी तौर पर मन में कभी कोई, मैं कभी नहीं मानता, कभी नहीं लगा, मैं लगता ही नहीं है, क्या लगाना। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए क्या होता है, आप जितने सहजता से चीजें स्वीकार करते जाते हैं उतनी सरल होती जाती है। पर कई बार ये सहजता अपने लिए एक माइनस पॉइंट नहीं बन जाती कि भाई ज्यादा बहुत रहती है। भाई नीरज जी हर बात को सिर्फ, नीरज जी कितने लिसनर है, हमने ये महसूस करा, ऑब्जर्व करा है, सुन लेते हैं, अपनी किसी भी बात को डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या ये आपकी मतलब लोगों ने इसको आपकी कमजोरी समझ लिया? देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, मेरी सहनशीलता मेरी कमजोरी नहीं है, वो मेरी ताकत है। ठीक है, उचित स्थान पे उचित बात रखना होने की आदत होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, हर मौके पे आपको आपकी बात रखना जरूरी नहीं है जी। जहाँ पूछे वहां बताइए, जहाँ ना पूछे जहाँ शांत रहिए, सुनने का भी प्रयास कीजिए। मतलब बनना तो सूतली बमी बनना है। हाँ, ये छोटे मोटे नहीं, ये विषय नहीं है यहाँ पर, मतलब ठीक है, मतलब आप पब्लिक सेक्टर में मतलब एक सोशल लाइफ में जी रहे हैं, आपको 100 प्रकार के लोग संपर्क करते हैं, आप कितनों के काम करा पाते हैं, कितनों के कभी नहीं भी करा पाते हैं, कभी क्या विषय होता है, तो उनके लिए क्या आपको ये सहनशील होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कितने विषय ऐसे होते हैं जो आपके हाथ में ही नहीं होते हैं, लोग फोन कर देते हैं, वैसा भी कराऊंगा, कहाँ से कराएगा अपने हाथ में। आपकी हार को लोग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके पिता की प्रतिष्ठा की हार मानते हैं। क्या आप मानते हैं कि उनकी रणनीतिकार छवि को भी इससे चोट पहुंची? बिल्कुल नहीं, कहाँ पहुंची। उसके बाद उनको अनेक चुनावों का दायित्व मिला, सब जीते, आगे बढ़े, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या है मतलब ये केवल एक, यार आप मतलब क्या होता है भैया, देखो आप बहुत सिंपल सी चीज है, जैसा कि आपने भी कहा ये चुनाव आप और मयूर लड़े ही नहीं, सब दूसरे लड़े। ठीक है, तो दूसरे लड़े तो ठीक है यार, क्या है, लड़े हारे जीते। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, संगठन कहीं और भेजेगा, लड़ना है ना हारना होगा, हार जाएंगे, क्या टेंशन है। संगठन के पैनल पे लड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, एक बहुत मतलब एक ऐसा सवाल है जो शायद सवाल होना नहीं चाहिए पर आपके केस में सटीक बैठता है। अगर आपके नाम के आगे सामर ना होता तो क्या जो तत्कालीन स्टूडेंट थे वो आपको असली छात्र नेता मानकर जीत दिला सकते थे? क्योंकि सामर सरनेम के साथ साथ पॉजिटिविटी के साथ साथ कई अनचाहे विवाद भी जुड़ जाते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ ईश्वर का कि मुझे सामर कुल में आपने जन्म दिया और जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। कोई 1% मन में न तो मेरे पहले कभी आ सकता है, न मरते दम तक कभी आएगा कि इस कारण से मैं चुनाव हारा जीता, कुछ नहीं जी, कभी नहीं, मेरे लिए गर्व है। और मैं मानता हूँ हर पुत्र को अपने पिताजी के नाम, अपने कुल, अपने परिवार, अपने धर्म के प्रति उतना ही कृतज्ञ होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि भाई आपके और शक्तावत साहब के परिवार के मध्य बिल्कुल पारिवारिक रिलेशन है, गुलाब सिंह जी शक्तावत। हाँ, यहाँ तक कि शायद ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिली थी कि जब शक्तावत साहब की वाइफ जब जिंदा थे तब भी उनका इलाज आपके दादाजी ही करने, उसका मैं का बताता हूँ आपको।
मेरे दादाजी के 5-6 पुराने मित्र थे जिनको हम आज भी बौसा के नाम से ही बोलते हैं। जी। सर्वप्रथम गुलाब सिंह जी शेखावत साहब थे, निरंजन लाल जी राठी, हरि सिंह जी मेहता और गणेश लाल जी जैन काकसा। जी। ये बचपन के मित्र थे। जैसे आज मेरे कोई 5 बचपन के मित्र हैं, तो मेरे दादाजी के 5 बचपन के मित्र थे। गुलाब सिंह जी शेखावत और मेरे दादाजी एक ही कमरे में उदयपुर में उस समय आजादी के पहले के मित्र हैं। ओके। ठीक है जी। तो मैं कभी दादाजी के साथ उनके साथ कभी मिलने नहीं गया। तो 2002-2004 मैं कभी नहीं, मतलब ठीक है कार्यक्रमों में गए होंगे परिवार के रूप में, पर कभी यूँ व्यक्तिगत रूप से मिलने नहीं गया। पर हाँ बिल्कुल बहुत पारिवारिक संबंध थे और उनसे और ये 5 बचपन मित्र का एक ग्रुप था। निरंजन लाल जी राठी यहाँ अपने राठी चौक में रहते हैं। हरि सिंह जी मेहता का स्वर्गवास हो गया। सवाई लाल जी मोगरा बहुत बड़े वकील थे आगू शहर के जी, मोगरा साहब, वो भी इन्हीं में थे। ओके। उनका भी देहांत हो गया और हरि सिंह जी मेहता का भी हुआ। और गणेश लाल जी जैन साहब की अभी दुकान है ज्वेलरी की। बौसा आते हैं कभी कभार, राठी साहब भी आते हैं, फोन करके बुला लेते हैं कहाँ हो बच्चों जी। तो पारिवारिक वो उनकी मित्रता थी और उस समय से लंबे समय से थी और आजादी के पूर्व के मित्र थे जी। हाँ चलिए अंतिम और आखिरी सवाल है, आखिर सच सच बताइएगा, नीरज सामर की राजनीति जनता से जुड़ी है या सिर्फ सामर सरनेम और रसूख से? 2004 में जब विद्यार्थी परिषद में जुड़ाव हुआ और आज 21 साल बाद विद्यार्थी परिषद से बाहर होकर युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में पूर्व विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का कार्यकर्ता हूँ। मैं आज भी उतने ही मजे से मेरा बूथ संभालता हूँ, मजे से जनता के बीच में काम करता हूँ। अनेक युवा मोर्चा में दूसरे मेरे बहुत साथी हैं। मैंने एक चीज सीखी मयूर जी, राजनीति में आपको लोगों का आदर सम्मान करना आना चाहिए, सहजता के साथ उनके साथ कार्य करने की एक पद्धति होनी चाहिए। हर कार्यक्रम में आप पहुंच सके ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है कितने कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते, निष्ठा से आप संगठन में काम कीजिए। दूसरी चीज, सामर सरनेम की वजह से जीवन भर अस्तित्व रहेगा इसकी खुशी है जी। और उनकी वजह से मैं चुनाव हार गया ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता जी। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में 14 करोड़ लोगों का सदस्य है पूरे देश में। बहुत बड़ा परिवार है, सीखना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए और काम के प्रति निष्ठा से लगना चाहिए। चाहे संगठन हमें कोई दायित्व दे ना दे, वो कोई बता दे कि इस कार्यक्रम में ये काम करना है, आप करो। ठीक है, आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई काम करो और फिर काम नहीं बने तो फिर आप कहो कि ये नहीं, ऐसा कभी मन में नहीं। अच्छा एक प्रश्न और आ गया लास्ट में आई क्या वो चर्चा है आम तो ये भी है बाजार के अंदर कि भाई अगला युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष का जो तख्त है वो नीरज जी सामर को मिल सकता है, इस बारे में कितनी सच्चाई? देखिए भैया, अभी ये क्या होता है कि बाजार में बहुत सारी चीजों की चर्चा आम होना कोई नई चीज नहीं होती है। मैंने भी 1-2 न्यूज चैनल्स पे और आपके भी शायद कोई पॉडकास्ट पे न्यूज में भी नाम आया था और ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ संगठन में कार्यकर्ता के रूप में सदैव कार्य कीजिए, छोटा करें मोटा करें कार्य कीजिए। संगठन अगर आपको कोई दायित्व देता है तो उसको उस निष्ठा से करने के लिए मन से उस निष्ठा से कीजिए। मैं न तो किसी दौड़ में हूं न मैं किसी होड़ में हूं, मैं हूं तो अपने एक बूथ का कार्यकर्ता हूं और शहर की जनता के लिए किसी भी विषय में जब भी जरूरत होती है, जब संगठन बुलाता है, अन्य संगठन बुलाते हैं, जाता हूं, काम करता हूं। अब मेरी प्रेजेंस से किसी को लगता है कि मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे लिए संगठन सर्वोप्रिय है और भगवान से आशा यही करता हूं कि सबका उज्जवल भविष्य हो। जी, तो ये थे नीरज जी सामर और नीरज जी सामर ने आज काफी अनसुनी बातें से पर्दा यहाँ पर उठाया है। तो आप भी बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा और नीरज जी सामर की बात पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल नया है दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।